क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं, वो सब हम में ही है, हम लोग कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू यस मैम। आस्क एनीथिंग, एनीबडी वांट टू डिस्कस अबाउट द यस मैम। एनी मैम, प्रॉब्लम? यस, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम वो मैंने एक टॉपिक सोचा उसके लिए, थीसिस के लिए, विटामिन डी के ऊपर, विटामिन डी के अवेयरनेस के ऊपर, रूरल एरिया में, मतलब जो कम पढ़ी लिखी लेडी होती हैं, स्पेशली लेडीज लोग के लिए। तो मैम उस टॉपिक को कैसे उसको बनाना है हाँ जी, वो समझ अब में हाँ नहीं जी, आ रहा है। अब आप समझिए। जी। सॉरी, माय थ्रोट इज लिटिल बिट ओके। सो आपको बताती हूँ, सारे समझिए कि करना कैसे है। तो अभी आप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैम ने बोला कि हमें विटामिन डी के ऊपर करना है, ठीक है। तो जी। रूरल एरिया हमने दो चीजें ले ली कि हमें ये पता है कि विटामिन डी के ऊपर करना है और रूरल एरिया लेना है। और फीमेल्स को आप सोच के कर रही है ना, फीमेल्स लेनी है, यस ठीक मैम। यस मैम। है। तो फीमेल्स का फिर ये होगा कि देखिए, तीन चीजें हमारे पास आ गई। फीमेल्स, रूरल एरिया मतलब स्लम, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो भी कहो कि जिनके पास जी। चीजें आई मीन रिसोर्सेज कम है, ठीक है। जी मैम। सो और दूसरी बात ये हो गया कि विटामिन डी की हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। हमें ये जी। तीन चीजें लेके चलना, और अभी हम टाइटल नहीं बना रहे हैं उसका कोई भी, ओके। जी। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मेक द टाइटल फॉर द टाइम बिंग। सो वी विल बी गोइंग टू, जैसे मैंने आपको बताया था, अब सबने पहले लिख लिए थे ना, 7 चैप्टर्स थे जो 8 तक यस अपेंडिक्स मैम। था, वो उसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आई टोल्ड यू कि हमने फर्स्ट चैप्टर होता तो इंट्रोडक्शन है, बट वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट वन, द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो सेकंड चैप्टर है, वी आर गोइंग टू राइट, ओके। और उसके पेजेस सबसे ज्यादा होते हैं। एक यही चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसके पेजेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू, आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो मैंने साइट्स बताई हैं, सबसे पहले यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द गूगल, ठीक है। बट गूगल पे हो सकता है कि कुछ पेपर्स ओपन हो जाएं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली, और मे बी पूरे ओपन ना हो। किसी का एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट पता क्या होता है? सो नाउ यू यस आर मैम। टू द रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब पूरा पेपर होता है ना, चाहे पेपर वो 4 पेजेस का, 5 का है, 10 का है, या फिर पूरा थीसिस है 100 पेजेस का, ठीक है। तो उसका ना एक सारांश। सॉस, हाँ, यस, व्हाटएवर, जो प्रेसी या जी। सारांश, व्हाटएवर यू वांट टू से, दैट वुड बी देयर, ओके। वो उसमें, लेकिन उसमें दो दो तीन तीन इंट्रोडक्शन की 2 लाइनें होंगी, फिर रिव्यू की एक आधी लाइन होगी, फिर उसके बाद मटेरियल मेथोडोलॉजी होगी, फिर हम उसमें एक ही लाइन में बताएंगे कि व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक, ओके। तो उसके बाद हम उसमें मटेरियल मेथोडोलॉजी लेंगे कि हमने एक ही 2 लाइनों में बताएंगे कि वी हैव टेकन दिस मच ऑफ अ सैंपल ऑफ दिस फ्रॉम दिस एरिया ऑफ द वुमेन बिकॉज वुमेन आर डेफिशिएंट। एक ही लाइन में हो गया, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हम बताएंगे कि उसका जो निचोड़ निकलेगा, समरी एंड कंक्लूजन, कि whenever we have done this on this much of the sample and we found that this much of the sample would be deficient, this much sample was not deficient, और ये हुआ ऐसे करके। और एंड में उसका समरी एंड कंक्लूड कर देंगे कि yes, because of this reason we found that this is the female from this area was actually deficient, but if they'll start taking, they'll be good। देखा ना आपने कैसे जल्दी जल्दी में मैंने थोड़े से 50-100 लाइनों में आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो वो यस जब आप whenever you will be going to search the papers on the online, whether on a Google or whether on a PubMed पे क्या होता है कि थोड़े ज्यादा साइंटिफिक साइट है, तो you will be getting good papers, okay, and the scientific site पे। So sometimes what happens कि ऐसे साइट्स में ना कुछ जर्नल्स हैं जिनका ना आपको फुल पेपर नहीं खुलेगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट खुलेगा। यस मैम। हो सकता है उसका एब्स्ट्रैक्ट ओपन हो, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग, अगर किसी को नहीं समझ आती है, बिकॉज हु इज गोइंग टू डू दिस रिसर्च काइंड ऑफ राइटिंग द थीसिस, एंड दिस इज एक्चुअली द स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट जो सर्वे बेस्ड होगा, ठीक है। जिसको नहीं यस समझ मैम। आती प्लीज मुझसे पूछिए, बिकॉज अभी अभी आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, तो आपको इतनी दिक्कत फिर नहीं आएगी, ठीक है। सो आप सो आप ना ये सोचिए कि अगर आपको वो एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, सपोज किसी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट भी मिलता है, एंड यू पीपल आर गोइंग टू यूज दोज वर्डिंग्स, ओके। तो तो होगा क्या कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा सब दिखाएगा कि इन्होंने किस एरिया से सैंपल लिया, फीमेल्स कितनी एज की ली, और उसमें क्या क्या
चीजें डेफिशिएंट पाई थी, और फिर उसमें विटामिन डेफिशिएंसी, बिकॉज आप जो लिटरेचर सर्च करोगे ना, वो जो टॉपिक आप डिसाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंगली होगा वो, मैम इससे उसी से रिलेटेड ही रहेगा। क्योंकि आप आपके सारे पेपर उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप सर्च इंजन में अपने की पॉइंट्स डालोगे ना बीच में, यस whenever मैम। you would be going to add the key points, so that would be the paper, that would be the paper would be related or associated होंगे whatever you are going to search in the search engine, okay? जब आपने विमेन डाला, स्लम एरिया डाला, बिलो पॉवर्टी लाइन डाला, विटामिन डी डेफिशिएंस डाला, तो वैसी सी ही चीजें आएंगी, ठीक है? हो सकता कुछ मिक्सचर आ जाएं, मेल फीमेल में भी आ जाएं, बच्चों में भी आ जाएं, या पुरानी डेफिशिएंसी चीजें आ जाएं, तो उससे दिक्कत नहीं आती है, बट आएंगे वैसे ही पेपर्स, ठीक है? सो अगर पूरा पेपर नहीं भी खुलता है, देन यू वुड बी सीइंग दैट एब्स्ट्रैक्ट, ओके? बट एब्स्ट्रैक्ट में भी सब कुछ क्लियर हो जाता है कि उन्होंने इतना सैंपल लिया, इस एरिया से लिया, फीमेल्स ली, कितनी से कितनी एज वाली फीमेल्स ली, कितनी डेफिशिएंट थी, कितनी कंट्रोल्स थी, ठीक है? और उन्होंने फिर कैसे किया था सर्वे बेस्ड, एंड फिर कितने सैंपल में क्या क्या रिजल्ट्स आए, विद सो मच ऑफ अ सिग्निफिकेंस का भी पता चलेगा, ठीक है? सिग्निफिकेंट थे या नहीं थे रिजल्ट्स, और फिर आउटकम क्या निकली थी, और फिर उस आउटकम से हमें क्या पता चला कि अगर ये वाली चीज रीजन हमें पता चला है, तो अगर इसमें हम ऐसा कुछ कर देंगे जो हमारा सजेशन भी होगा, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? इस तरह की चीजें तो एब्स्ट्रैक्ट में भी पता चल जाता है, बट फिर भी जब डिटेल्ड पेपर होते हैं ना, जो डिटेल खुलते हैं, तो उसमें काफी इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, और उसमें मटेरियल मेथोडोलॉजी अच्छे से दी होती है, उन्होंने सर्वे बेस्ड या क्वेश्चनर बेस्ड किया होता है, तो क्वेश्चंस भी फॉर्म करने में हमें हेल्प होती है अगर हमारे पास डिटेल्ड पेपर आ जाएगा। तो और उसके बाद फिर कौन सी मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी फॉलो की, एक्चुअली डिटेल पेपर में डिटेल्ड चीजें लिखी होती हैं, तो दे वुड बी हेल्पफुल ना इन मोर वे व्हेनेवर यू वुड बी गोइंग टू राइट दोज थिंग्स एंड ऑल, ओके? सो वो चीजें भी हैं। सो आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली, अब आपका मैं बताती हूँ, जिसने पूछा है कि विटामिन डी फीमेल्स एंड ऑल स्लम एरिया, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, अनप्रिविलेज्ड लोग बोला जाता है उनको, तो इट्स अ नाइस वर्ड, एटलीस्ट वी कैन नॉट शो दैट we can say the poverty and all these words, okay? अनप्रिविलेज्ड में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। अब हम लिटरेचर देखेंगे तो लिटरेचर में सीधा सीधा आएगा, क्योंकि अगर आप इंडिया का सिनेरियो देखोगे तो आप देखोगे जो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि उनका एजुकेशनल सिस्टम भी कम होता है। एक तो आपका एजुकेशन का आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन में एजुकेशन का आपको डालना ही पड़ेगा, होता ही होता है, क्योंकि अगर स्लम एरिया में अगर फाइनेंशियली लो लोग हैं ना, अगर वो एजुकेटेड होंगे ना, तब भी वो बेवकूफियां नहीं करते, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी ज्यादा होते हैं इनके, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में वो भी कम होती है, उनमें गैप भी कम होता है बच्चों में। ठीक नहीं होती है, अप टू मार्क नहीं होती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, आफ्टर डिलीवरी भी नहीं होती है, ठीक है? और बच्चे को भी अप टू मार्क डाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसको मदर की फीड भी प्रॉपरली नहीं मिलती, क्योंकि मदर की फीड में उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, बिकॉज शी इज नॉट ईटिंग हेल्दी। आप समझिए इस बात को ना। और दूसरा फिर गैप कम कम हो जाता है, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे भी मेल न्यूट्रिशन वाले हो जाते हैं, उनमें भी बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमी होती है। सो अगर आप अभी सिर्फ विटामिन डी पे सोच के चल रहे हैं, तो ये सिर्फ विटामिन डी नहीं होता, उनमें बहुत डेफिशिएंसीज होती हैं, बट आप बहुत डेफिशिएंसीज को छोड़ के किसी एक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर आपको उसका बताना पड़ेगा, और कि विटामिन डी, इफ दे आर डेफिशिएंट ऑफ द विटामिन डी, सो उससे और आगे आगे क्या फर्क पड़ता है। विटामिन डी है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम है, फिर बोन्स की दिक्कत आएगी, फिर विटामिन बी 12 भी कम हो जाएगा, फिर प्लस आयरन भी आगे कम हो जाएगा, फिर कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है? फिर उनकी जब, क्योंकि आयरन भी कम हो जाएगा, तो एनीमिक भी हो जाएंगी, और ऐसे स्लम एरियाज में एनीमिया बहुत मिलेगा आपको। यस मैम। ठीक है, तो आपको ना ये सारे क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे क्वेश्चन उसमें। ये तो आप देखो, ये चीजें तो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ये चीजें पता है, मैं ये कर चुकी हूँ पहले काम, और ऐसी चीजें बहुत लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर एक चीज की कमी होगी तो हमें उनसे 4 चीजें और पूछनी पड़ेंगी, जो कि सीक्वेंस में होती हैं। आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी पूछनी पड़ेगी, कि उनके टेस्ट भी चेक करने पड़ेंगे, फिर आपको विटामिन बी 12 भी देखना पड़ेगा, फिर आपको आयरन की भी देखनी पड़ेगी, फिर आपको अगर आयरन कम है तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि एनीमिक भी होंगी, तो एनीमिया भी चेक करना पड़ेगा। एनीमिया कैसे चेक करोगे आप?
वो फटीग्ड तो नहीं रहती, उनकी आयरन स्किन का पेल तो नहीं है कम्प्लेक्शन, आईज में पेलिश तो नहीं, क्योंकि एनीमिया होंगी तो वो पेलिश की तरफ आनी शुरू होंगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप में हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है ना तो आपको ब्रीदिंग पैटर्न तो फर्क लगेंगे ही, होंगे ही, पड़ेंगे ही, ब्रीदिंग पैटर्न्स पे फर्क पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आयरन कम है, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो उसका करियर ही नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन को लेके वो सारे टिश्यूज तक जाएगा। ठीक है, अब वो कैरियर ही नहीं है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जितनी भी आती रहे आपका करियर ही नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन थोड़ा सा हीमोग्लोबिन है उतने को ही वो बाइंड कर सकता है, एंड देन ऐसे ही फिर वो सेल्स के पास जाएगा, सेल्स के पास पूरी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आपकी बॉडी को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, स्टेमिना में भी एंड ऑल, है ना, और चीजें। सो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, जो अनीमिक होते हैं उनको प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, सो ये सारी चीजें ये क्वेश्चनर में ऐड करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ही आप लिटरेचर भी देखोगे, और लिटरेचर में देख के ना बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे कि लिटरेचर में क्या होगा कि आप किसी ना किसी का एब्स्ट्रैक्ट उठा उठा के डालोगे, पूरा पूरा एब्स्ट्रैक्ट नहीं, थोड़ी थोड़ी लाइनें, जैसे किसी ने कोई एक बात कही है वो उस तरह की, फिर वैसी सी ही बातें। अब सपोज हमने देखा कि लोग आयरन एंड विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो आप आयरन एंड विटामिन डी का लिंक चलते लिखते जाओगे, और जितनी आप रेफरेंसेस यूज करोगे वो पीछे बिब्लियोग्राफी में ऐड करते जाओगे आप। ठीक है, तो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का भी चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा, जो 7 चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर है जो वो भी बनना शुरू हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, उसके बाद कोई और टॉपिक है आपका, विटामिन डी एंड कैल्शियम का रिलेशंस पे चलना शुरू होगा। लेकिन बात पता आपको क्या देखनी है, व्हेनेवर यू वर राइटिंग, एक किताब एक चैप्टर चल रहा है, जब विटामिन डी और आयरन की बात चल रही है तो वही बात चलेगी, फिर विटामिन डी से आप कैल्शियम पे लिंक कर गए, शिफ्ट कर गए, तो उसी की बात चलेगी। उसके बाद अगर आप कैल्शियम एंड आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनकी बात चलेगी, फिर तीनों के कोरिलेशन की बात चलेगी, फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात चलेगी तो उसकी की बात चलेगी, फिर ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट होने की बात चलेगी तो फिर उसी की बात चलेगी, फिर विटामिन डी से के बगैर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की अगर बात चलेगी कि जी वो कम होती है तो उसी की बात चलेगी। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप कोई, ऐसे नहीं है पहले विटामिन डी की बात की, फिर आयरन की बात कर ली, फिर से विटामिन डी पे पहुंच गए, फिर हम कैल्शियम पे पहुंच गए, फिर हम ऑक्सीजन कैपेसिटी पे पहुंच गए। जब आप आयरन की बात कर रहे हैं ना, तब आप ऑक्सीजन की कैपेसिटी और ब्रीदिंग पैटर्न्स की बात करेंगे, क्योंकि हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये लिंक जो है ना, मतलब चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये ना पता चले ए से डी पे पहुंच गए, डी से फिर बी पे आ गए, बी से फिर ए पे आ गए, फिर जी पे पहुंच गए, फिर एच पे पहुंच गए। नो, ए बी सी डी ई एफ ऐसे ही चलेगा लिंक में। ठीक है, तो जब आप ऐसे लिटरेचर लिखोगे ना तो कई बार क्या होता है कि हमने पहले ये सोच लिया कि हमें क्वेश्चन पूछना है, नाम से क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चनर जो है ना वो नाम से शुरू करेंगे, नेम, सेक्स, एज, एरिया टू विच बिलोंग, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर बीपी, फिर हाइट, वेट, ठीक है, एंड फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, कुकिंग के पैटर्न्स, विच ऑयल दे आर यूजिंग, ठीक है, कुकिंग का उसके 4 ऑयल लिखने हैं अपने नीचे ऑप्शंस, फिर उसको टिक करना है। ठीक है, और कितनी बार लेते हैं, फ्राइड खाते हैं नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, ये सबके लिए क्वेश्चंस हैं, वेजिटेरियन है कि नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है या नहीं है, स्मोकिंग है या नहीं है, ड्रिंकिंग है या नहीं है, स्मोक है तो कितनी बार है, ड्रिंकिंग है तो कितनी बार है, और कितने कितने ml है। ठीक है, कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, आई साइड कैसी है, ठीक है, फटीग्ड तो नहीं रहते हैं, एनीमिक तो नहीं है, एनीमिया के कितने हैं, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, एलडीएल कितने हैं, वीएलडीएल कितने हैं, आयरन कितना है, ये बायोकेमिकल वैल्यूज भी लिखेंगे आप। ठीक है, सैर करते हैं नहीं करते हैं, योगा करते हैं नहीं करते हैं, कितनी बार वॉक करते हैं, जिमिंग करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हर तरह का उसका फिजिकल एक्टिविटी, उसके बायोकेमिकल प्रोफाइल, उसका फिजिकल प्रोफाइल, ठीक है, उसकी सैलेड खाते हैं तो कितना खाते हैं, ठीक है, कितनी बार, किस तरह का फूड है, सप्लीमेंटेशन लेते हैं नहीं लेते हैं, मेडिकेशन है नहीं है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री, ठीक है, कि कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं जो इनको प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले किसी को है, डायबिटीज तो नहीं है फैमिली में, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, कोई और जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं, बच्चे कितने हैं, सर्जरी हुई है नहीं, मतलब आप समझो कितने क्वेश्चंस हैं, आपको पहले से क्वेश्चनर तैयार करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखो नॉर्मल होंगे, सब में आएंगे जो मैंने बोले हैं अभी,
इंट्रोडक्शन रिलेटेड में। बट सम क्वेश्चंस क्या होंगे जो स्पेसिफिक जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे कुकिंग का, फिजिकल एक्टिविटी का, बीपी का, वेस्ट हिप रेशो का, और बायोकेमिकल का, और डेट ऑफ बर्थ, नेम, सेक्स, ये सब तो सभी में आएंगे, और फैमिली हिस्ट्री सभी की आएगी, डायबिटीज एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चन सभी आप सभी के क्वेश्चन में आएंगे। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके विटामिन डी के होंगे। जैसे अपना विटामिन डी पे करना है, उसकी मीनोपॉजल कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, उसके पीरियड्स का टाइम भी देखना पड़ेगा, बच्चे हैं, कितने गैप के बाद हैं, पहले बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी कि नहीं आई थी, सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, अच्छा विटामिन डी का लेवल पहले कितना था, कितने सालों से ये बिगड़ा, उसके बाद कौन कौन से हैं। मतलब आपने उस तरफ को चल पड़ना है। फिर जो आपके लिए कॉमन क्वेश्चंस के बाद जो सबके होंगे, फिर अपनी अपनी तरफ चल पड़ोगे आप। बीएमआई, वेस्ट हिप रेशोज, और फटीग या फिजिकल एक्टिविटी सब में अलग अलग होगी, ठीक है। तो फिर आप जो एक केसेस लोगे ना, सपोज विटामिन ई, स्लम एरिया, फीमेल्स, ये एक हो गए, ये आपके केसेस हो गए। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये हो जाएगा कि जिसका विटामिन डी लेवल लो है, डेफिशिएंट है। बट आपको उसी एरिया में से फिर कुछ फीमेल्स ऐसी भी, कंट्रोल्स जिनको कहेंगे, ऐसी भी लेनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये नहीं मुझे पता, पर उसका वो जो एरिया है वो सेम ही रहेगा। उसी कंडीशंस में हैं, उनको फाइंड आउट करने पड़ेगा जिनका विटामिन डी लो नहीं होगा। ओनली देन यू कैन कंपेयर, बिकॉज उसमें क्या है, बाकी सारी चीजें हमें सेम रहेंगी, वो एरिया भी सेम रहेगा, एज, सेक्स, मैथ सब सेम रहेगा, और लेकिन एक डेफिशिएंट है, एक डेफिशिएंट नहीं है। ओनली देन वी कैन सी की प्रॉब्लम कहाँ है, ये इसी एरिया में रहते हुए डेफिशिएंट नहीं है, और ये एरिया में इसी में रहते हुए डेफिशिएंट है। तो ओनली देन वी कुड फाइंड द रीजन। हो सकता है वो लेडी थी, वो थोड़ी सी उसने अपनी डाइट ठीक रखी हो, इसने नहीं रखी, उसका बच्चा हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसने ठीक रखी हो, इसने नहीं रखी हो, उसके बच्चे कम है और विद गैप हो, इसके हो सकता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो एंड गैप भी कम हो। मतलब पता नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स, ऐसे सही रीजन मिलते हैं। लेकिन बेसिकली क्योंकि हम डीएनएचई कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड इट आउट दैट कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही हमें कुछ पता चलेगा। क्योंकि हमने विटामिन डी की बात की है तो वो तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हमने ऐसी कोई डिजीज नहीं पकड़नी है। पर हम जब भी डिजीज पकड़ते हैं ना, डायबिटीज होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब सॉल्ट एक्सेस है, कोई कार्ब्स के एक्सेस से है, कोई लिपिड के एक्सेस से है, खाने पीने की एक्सेस से ही है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से है। विटामिन डी इज ऑल्सो समथिंग लाइक विच इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, दैट इज ऑल्सो डाइट रिलेटेड, ठीक है। सो मैम, हम सबको, हाँ जी, हाँ जी, अब आपको क्लियर है विद्या जी, आपने पूछा था ना ये सारा, सो काफी हद मैम, तक क्लियर है। सबसे पहले आप एक मिनट प्रिया जी, मैं अभी अभी आती हूँ आप पे। यस मैम, आपका ये सारा क्लियर हो गया ना, आपको लिटरेचर आप पढ़ोगे, लिखना शुरू यस करोगे, मैम, साथ ही साथ कॉपी यस पेस्ट मैम, करना है, ठीक है। यस मैम। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी नहीं, पढ़ के उसको अपनी वर्डिंग में भी आप थोड़ा कॉपी पेस्ट करके उसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कर मैम, सकती इसका हैं। प्लेगरिज्म भी होगा फिर? प्लेगरिज्म का इतना चक्कर नहीं है डीएनएचई में, अच्छा, हाँ, ठीक है मैम। इट्स अ डिप्लोमा, तो इसमें इतना चक्कर नहीं है, ठीक है, इसमें यस इतना मैम। प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली से कर सकते हैं। बट आप क्योंकि आप लिटरेचर तो कॉपी पेस्ट कर सकती हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में कॉपी पेस्ट कर सकती हैं, बाकी तो आप ही का अपना ही होगा, क्वेश्चन आपका यस अपना मैम। होगा, डेटा आपका अपना होगा, जो आप एनालिसिस करेंगी वो आपका अपना वो होगा, भी रिजल्ट एंड अपना। डिस्कशन हमारी अपनी लिखेंगे जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और इंट्रोडक्शन होती है, टाइटल भी हमारा अपना होगा। यस मैम। सो तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यस तो मैम। इसमें लिटरेचर ही आप कॉपी कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कॉपी कर रहे हैं। यस मैम, बाकी सारे तो अपने ही एनालिसिस थे। आइडिया भी आप ही का, एनालिसिस भी आप ही का होगा, आइडिया भी आप ही का होगा, क्वेश्चन भी आप खुद फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, उसमें इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम, तो फिर इसका टॉपिक फिर कैसे बनेगा, ये विटामिन डी को लेके नहीं अवेयरनेस? नहीं कह रही हूँ, पर अभी आप लिटरेचर देखिए, ठीक है। ओके मैम। तीन चीजों को फीमेल्स, हाँ। थोड़ी अनप्रिविलेज्ड, डेफिशिएंट हम्म। ऑफ विटामिन डी, तो इस पे जी। आप लिटरेचर देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए और लिटरेचर नोट करना शुरू कीजिए, बिब्लियोग्राफी बनानी शुरू कीजिए, तो उसी में ही आपको पता चल जाएगा। तो जी वेन मैम। एवर वी विल बी गोइंग टू डू, तो आपको अपने आप ही उसका पता चल जाएगा। टाइटल हम एंड में बनाते हैं, ओके मैम। टाइटल जब ये थीसिस बन जाएगा ना, उसके बाद फिर जो हमारी जो आउटकम्स ही होती है ना, निकलती है हम्म। कि डेटा आ रहा है, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई सब,
तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम, क्योंकि टाइटल उसके अकॉर्डिंगली ही फिर अच्छा लगता है। देखो ना, किताब का नाम पूरी किताब लिखने के बाद फिर तो Yes. पता चलता है लोगों को कि कैसे। अब मूवी है, उसमें पूरी स्ट्रगल दिखाई है जिंदगी की, तो उसका नाम लिखा हुआ है पिक्चर का मेरी जंग, तो Yes, पता ma'am. चलता है ना कि इसमें कुछ लाइफ की कुछ स्ट्रगल, आप समझ रहे हैं। और जब Yes, फिर ma'am. बिगनिंग होगी, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, दिस जस्ट एग्जांपल कि ऐसे ही होता है। फिर वो जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन भी कुछ वैसी सी ही होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे द फीमेल्स में डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, ऐसे इंट्रोडक्शन की वर्डिंग बहुत, इसीलिए कह रही हूँ पहले चैप्टर आप जो करेक्ट करेक्ट वे है ना लिखने का, दैट शुड बी बिफोर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लिखिए, सो दैट यू विल कम टू नो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव बनाने में भी। हो सकता है किसी पेपर में कुछ किसी ने बहुत अच्छा किया है, आप वो किसी और जगह पे उसने किया है, एंड यू कैन डू इट इन योर जो भी पॉपुलेशन आप लेंगे। और जितना नंबर ऑफ कैस सैंपल्स का और कंट्रोल्स का आप लेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। Yes, ma'am. ठीक है, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे आप सैंपल जो नंबर होता है ना, जितना आप लेते हो, उससे बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो आप। एक क्या कहते हैं उसको, एक जितना नंबर ऑफ सैंपल्स करेंगे तो उतनी ज्यादा अच्छी आउटकम निकल के आती है। एंड जब आप कहेंगे कि आपने इतने सैंपल पे किया, तो यू वुड बी लाइक प्रेजेंटिंग इन अ मोर गुड वे। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी, आप Okay. कीजिए, फिर मुझे भेजना, मुझसे पूछना। Yes, आई बी ma'am. टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी आप मैम. हमेशा, Okay. Okay, हाँ ma'am. जी, Thank you, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। Ma'am, like what must be the minimum sample size, ma'am? देखिए, ये डिप्लोमा है, क्योंकि ये 1 साल का तो होल डिप्लोमा है, जिसमें आपने Ma'am, असाइनमेंट्स can एंड you डीएनएचई 1 भी देना होता है। तो इस पे हम एक सर्वे excuse me, बेस्ड है। ma'am? आप, हाँ जी, 100 सैंपल से कम रखिए। 50-60 सैंपल केसेस के, और Sorry, ma'am. 40-50। Can you tell in English, ma'am? Yeah, I can tell you in English. Okay, because see, this is 1 year diploma only, and you have to appear in the 3 exams also within this 1 year, and then there would be the 3 assignments also. When if you'll start working on the project too, so if you'll start dealing with the more number of the sample, it would be consuming much more of the timing of yours. Okay, so it's just a 1 year diploma, so you cannot just take too much of the sample should be below 100 or around 100, or around 100 means 120 and 25 you can have it, but not much more than that, or maybe lesser than that too, even around 80 also, but not less than 80, because I think that you should have the 45 to 50 cases and around 40 control samples equally divided. Okay, so not less than that, not less than 80, but 100 is okay. And if you take the 110, 20, then it would be very nice. But Ma'am, yeah, yeah. Ma'am, like we need to do the blood test for all these 100 samples, ma'am. blank, not the blank test, actually you Blood have to test. prepare, no, you have to prepare one questionnaire according to your research hypothesis, or the research problem which you on which you really wanted to work. Okay, so whenever you start working on that, so you have to see the literature, and then you will make the objectives. 3-4 objectives are minimum, you have to work upon that, and then according to that 3-4 objectives, you are going to make that aim. Okay, so the aim would be one, and the 3-4 objective would be there, and then you have to select the around 100, 80 to 100 number of the samples of the cases and the controls. So there should not be the blank test, because you are going to prepare one questionnaire for all, Hmm. for cases as well as of controls. But Hmm. the data which you would be like generating by filling that questionnaire from the controls, that would be little bit different whenever you would be filling the questionnaire from the cases. Okay, Ma'am. by that same questionnaire, the Hmm. data generated would be different, and that would cause it difference. Okay, Ma'am. because when, if you are dealing with, just say the example, if you're dealing with, or you are working on the, you have started working on the diabetic people. Okay, so, and you are working on the controls also, which don't have the diabetes. Okay, so Ma'am. whenever you would be going to work upon the diabetes, so their biochemical value, their fasting values, their physical activities, and their medications also,
And skin infection, urinary tract infections, their heart diseases, their biochemical, their physical activity, their lipid profile would be different ma'am, as compared with the controls. ma'am, Okay, unless and until those diabetic person are taking the medicine, or they are taking the medicine, only then their values are near to controls. ma'am, So you have to mention that reason, that yes, these persons are on a regular medication of the diabetes. Okay, ma'am, mm, of the diabetes, so that's why their values are, because you are going to mention the medication also, no, along with, and the controls, they are not taking the medication. And the ma'am, diabetic person, they would be having the normal values whenever they would be. So in that case, you have to note down the previous values also. In case of the mm, diabetes, when the onset of the diabetes has already occurred, ma'am, okay, and at that time, what are the biochemical value? Obviously at that time, that would be the raised value of the biochemical reactions of the FBS also, and the postprandial also, all these things. Okay, ma'am, there would be the more values of those things. Okay, ma'am. so so this is how there would, you'll be find the difference between the both of the things. Okay, Priya ji, have you think about whatever you want to work upon, or which kind of the the disease, or the any project, anything in your mind, if you really wanted to work upon that? Uh, like, ma'am, if diabetes, we are selecting like what we can do in that, ma'am. Like prevalence of diabetes in this age group, like that we can take In what age group? maybe above 40 years or maybe above 50 years. So you really wanted to work upon diabetes 2 or diabetes 1? You cannot Diabetes just 1. mix one. No, 2. Diabetes 2. Yeah. Yeah, diabetes 2, because you'll be going to find many more cases, and that would be the onset would be on after 35, most of the time 35 to 40 years. Okay, so you Ah, would be taking that sample. Okay, so but whenever you have to find out the controls from the same area, and you have to find out the persons who are not having the diabetes, and the age group should be from the 35 to 40 years only. ma'am. Okay, Mm, only then it would work. But that doesn't mean that you are taking the control cases, but the age group between the 20 to 25 or the 30 years, because the onset would not be of the diabetes would not be there in that age, because ma'am. it's a little bit later stage पे Mm, होता है diabetes का onset. Okay, mm, so you mm, have to be ma'am. very careful, because हमने किसी डेटा में देखो, डेटा, I mean, you are going to generate the data, and that data would be going to work upon um, by the statistician, and then the statistician would be telling the significance and the importance of that data, and the number of the samples also matters, because the power of that sample would be different. Okay, Mm, so but you have to see, there should not be any reason that your data or the work you have done, that is not statistically significant or something. Okay, so yeah. that should be significant, that should be significant, whatever you do. Maybe the sample is small, or maybe the sample would be the larger one, but the data, whatever the parameter you have done, all, it's maybe it's biochemical, maybe physical, maybe cooking, and maybe nutrition related, whatever, maybe biochemical parameters, but the data would be significant statistically, and then there would be statistically significant values, I mean, compared within the I mean, control cases and the cases group also, diseased Ma'am, and the, okay, it should be ma'am, mandatory. ma'am, the refractive errors, such things we can take, ma'am. Like prevalence of refractive errors in children, like that we can take. Though No, it but is, that, no, you can take that, but then that study would entirely be the different. If you want to concentrate on the kids, children,
So Yes. then you have to take the sample from the children only, but you cannot just mix the sample with the adulthood. If you want No, to work ma'am. on the adults only, then you'll work on the adults. And if you really wanted to work on the kids or the children, then you have to work on the children only. But ma'am, if it is not related to nutrition also, that is okay. Like No, refractive no, error. no, no. No, you have to take that parameter because you are doing the DNHE, ma'am. You have to be. Ah, so It such would be topics little bit cannot be taken. yes, yes. I mean, Ah, you can work on the multivitamins like the vitamin E deficiency or the role of the vitamins or role of the iron or the roughage also or the junk food also. Okay, so hmm, all these things. I mean, something related with the diet only, any kind of. Maybe deficient or maybe not deficient. Vitamin C deficiency, vitamin D deficiency, vitamin A deficiency. Okay, hmm, hmm. or iron deficiency, mineral deficiency, carbs overtaking, lipids overtake, Okay, okay. deficient क्योंकि because there is no deficient case you won't be going to find about the carbs and the lipids and the maybe the protein malnutrition you can have. Okay, Ma'am. midday Yeah, meals you can work, midday meals you can work on the advanced nutrition, you can work in advanced nutrition because you don't know that the nutrition is of a various types. If you want to say it's a public nutrition only, whenever you start talking about the deficient and the unprivileged people, that is that topics they come under the public nutrition. Whenever you would be giving something the nutrition but from the very low cost things. Okay, ma'am. Hmm. and advanced nutrition is what you are going to take the fee I mean you are actually taking the food. Usually you take the rice, chapati and breakfast dinners and all you are taking, but why you take the dry fruits? Okay, that's the Hmm. advanced nutrition because you really wanted to protect you from the diseases and all, so that's why you take eat the dry fruits, you eat the dates and all, you eat the fruits and all. Okay, you really rich pulses you eat seeds and all. Okay, cereals and all. Why you eat? Whenever you are taking the chapatis, rice, green vegetables, curd, dal and green vegetable, cooked green vegetable and the salad too, and other seasonal fruits if you are taking, then what's the need of taking the dry fruits and other things also? Okay, so that's actually comes under the supplementation. Then why the supplementation is required? Because you really wanted to protect yourself. Okay, so that comes under the advanced nutrition. Then public nutrition, advanced nutrition. For that, nutritional biochemistry, knowledge of the nutritional biochemistry is must. Okay, because only then you can see how the carbs and how the lipids or the fats and how the proteins, multivitamins and the minerals they work. What is the role of the water? Okay, and how they get metabolized, lipid metabolism, carb metabolism and other kind of the metabolic processes, they are actually very much mandatory and related ones. Okay, so all these things, so you can work on canteen meals also, you can work on hospital meals also, any kind of topic you can have it. But if you take junk food, samosas and all fried foods also, then you have to work upon those kind of the generations or those kinds of the persons who actually take samosas and chole bhaturas or the fried foods too much. And you have to again compare with those persons as a control cases who don't take samosas and chole bhature too much. Okay, so all these things we have to work a lot upon that. मैडम, ये थीसिस हमारा नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा कितने पेज का और कम से कम कितने पेज का हो सकता है? uh, वही 80 टू 100, 89 टू 100 पेजेस मिनिमम हो जाएंगे. देखो, आई मीन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट बिगनिंग में 10 पेजेस, देयर वुड बी 8 to 10 pages acknowledgement content page, and then extras would be there, acknowledgement would be there, the title page would be there, and एक आधी transparency से लगा के तो 10 pages would be there. In that you can add 5 to 6 pages of the introduction, 35 to 40 pages of 40-45 pages हो गए, and then there would be 1 to 2 3 pages of the material methodology, one page maybe aims and objectives, 1 to 2 pages. Okay, so maybe 60 pages, and then there would be
7, 8, 10 pages maybe according to your data would be from the result and discussion, so 70. And then there would be references, maybe 2, 3, 4 pages लगा लो, तो 83, 4, 5 के नीचे, and then there would be the जो references, and then there would be the questionnaire, 3, 4, 3 pages, 2, 3 pages. Okay, so yes, so around 80 it would be there, but if your result and discussion would be going, and the summary and conclusion also 1 to 2 pages, and if your literature you are adding more, then their bibliography would be more, and if the introduction would be more, then there would 1 or 2 pages more, and then there would be the pages 5 to 6 pages would be more, maybe 80 to 100 would be, Thank not you. less than that, because this is a thesis. Thank ऐसे I mean 40 to 50 pages, 60 pages का could also be used. 45 to 60 pages could also be there, but the content or the review of literature would be good. Okay, आज की but तारीख में मैडम, आज की तारीख में लोगों को लंबा लंबा अच्छा नहीं लगता, ना सुनने का ना पढ़ने का। तो अगर नहीं, तो कंटेंट शॉर्ट thesis और में स्वीट है, नहीं, पर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लिखेंगे ही ना। 20 पेजेस का भी अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है तो 10-15 पेज और कम कर दीजिए, हाँ, तो 60 से नीचे तो नहीं होगा। पढ़ने का नहीं है, पढ़ने की बात नहीं है, थीसिस है, थीसिस में बड़ा ही जाएगा। ओके, जब आप उसको पब्लिकेशन में या छोटे आर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे पब्लिश करने के लिए, इफ योर फाइंडिंग वुड बी गुड, देन यू कैन पब्लिश ऑन गूगल में आ जाएगा आपका छोटा सा आर्टिकल थीसिस का। वही थीसिस 60-70 पेजों का जो होगा, दैट वुड बी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द 1, 2, 3 पेजेस, बहुत ओके, ब्रीफ, वो आउटकम, वो फिर लोग पढ़ते हैं। ओके, ओके, आप समझ रहे हो, उसको लोग पढ़ते हैं, बट जो थीसिस है दैट वुड बी थीसिस तो होगा ही, ठीक है। ओके, ओके। वरना आज के समय में तो लोगों को सुनना और पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, जितना कम समय में ज्यादा दे उतना अच्छा लगता है, इसीलिए थैंक यू। हाँ वो है, बट आपको थीसिस में तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आप नहीं करेंगी तो नहीं चलेगा थीसिस, नहीं नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है। यस Ma'am, रिसर्च पेपर छोटा होता है। क्या कह रहे हैं आप? ma'am, our exams will be conducted in 3 different days online, ma'am. It will be online only. हाँ, बिकॉज आपका ऑनलाइन है, Okay, okay, ऑनलाइन है तो okay. Like 3 different days, 3 So, exams. I DNH mean, one. just listen. This is an DNHEOL because this is an online program. So, आपका सब online ही होगा. You have to give. But I don't think so that maybe there would be chances of opting for the physical examination at your place. Whenever, I mean, you have to be very much in touch with the IGNOU site whenever you would be appearing. Like your exam would be conducted in the December, but you have to be very very much in touch with the IGNOU site. Okay, you have to Ma'am. be very careful for checking the IGNOU site beginning from the October, mid October to or October say. Okay, so that Ma'am. you can actually check your examination sessions also. Ma'am. Okay, so if you are checking the examinations, so then you can find it out. Maybe there would be maybe some of the I mean option would be there for online students. Maybe they can appear in the physical exam, because this course has been started. This is first time specifically, because because in the corona season we were taking the classes online, but now this course has been started successfully for the online. Okay, so especially there is one domain they have, the IGNOU have started, but along with the physical classes are going on for the DNHE too, DNHE. Ma'am. Okay, so you can मैम हाँ जी, मैम जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो हमारी ऑनलाइन होगी या फिर हम ऑफलाइन ही वो जाके भी करवाएंगे? ऑनलाइन ही होंगी। हाँ, आई होप वो भी ऑनलाइन ही होंगी, बिकॉज दिस होल कोर्स इज ऑनलाइन। ओके ओके, तो मैम ये वेबसाइट पे जाके हम करवा सकते हैं ना सबमिट अपनी असाइनमेंट्स को? हाँ, हो सकता है इफ they'll accept it, बट मुझे लगता है जो भी वो सारा ऑनलाइन ही होगा, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर बाय हैंड
थीसिस टाइपिंग होता है, एंड जो इसमें कट पेस्ट नहीं आप कर सकते। जो असाइनमेंट्स होती है, यू हैव टू प्रिपेयर बाय हैंड रिटन होनी चाहिए, एंड देन यू कैन क्लिक द पिक्चर्स along with, you can click the picture of your enrollment number and the assignment which you have actually opted, and then the answers, pages of the answers in a sequence, then you can make the PDF and then you can upload, combine those pictures and then make the PDF and then you can upload. This is quite an easy process. This is not very difficult. This is quite an easy one. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, Madam, do you need me to say means only the submission of the project work, no ma'am? No viva, no such exams या will be there. वाइवा नहीं होगा। डीएन देखो, 3 असाइनमेंट्स हैं आपकी DNHE 1 2 3 की, और 3 ही आपके थ्योरी एग्जाम्स हैं विच यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। ओके, सो आपके और थीसिस जो होगा वो आपको राइट प्रिंटेड फॉर्म में होगा, एंड दैट वुड बी एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। सो उसका कोई वाइवा नहीं होगा, बस आपका जब भी होगा वो आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही वो चेक होके आ जाता है तो आपको फिर चेक करते रहना पड़ेगा अपना ग्रेड कार्ड। मैम, मैडम हमारे एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी हमें ऐसा ही लिखना है? मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव ही होंगे, सब्जेक्टिव ही होता है अब तक। देखो, देयर वुड बी ना, फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है। सो उसमें एक एक दो मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होते हैं, एंड दैट वुड बी फ्रॉम होल ऑफ द सिलेबस। ओके, बट फिर यूनिट शुरू हो जाती है, यूनिट A B C D ऐसे। उसमें यूनिट A में 2-3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑप्शंस भी होंगी, ठीक है। और देन यू हैव टू चूज 1 और 2 और 3 पार्ट्स करने हैं, 3 में से 2 करने हैं, 4 में से 2 करने हैं, इस तरह से होंगे। बट वो भी कोशिश ये होती है कि वो 1-1 2-2 यूनिट्स में से होता है, टॉपिक सेम होते हैं, बट सम टाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं। दिस इज नॉट गारंटेड। ओके, थैंक यू। लेकिन फर्स्ट में कोई चॉइस नहीं होती है, एंड देन यू हैव टू ऑप्ट। वो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, फिर बाकी भी शॉर्ट आंसर टाइप भी होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी होते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप्स भी होते हैं। जब आप व्हेनेवर यू विल बी परफॉर्मिंग फॉर द असाइनमेंट्स ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सी असाइनमेंट्स होती है ना, ऑलमोस्ट वैसे से ही क्वेश्चन पेपर होता है। वो भी तो एक क्वेश्चन पेपर की तरह होता है ना, जो असाइनमेंट आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। मैडम, हमारा जो लोकल जो रीजनल ऑफिस रहता है, जस्ट लाइक चंडीगढ़ ले लिया, जैसे अहमदाबाद ले लिया, जैसे सूरत ले लिया, तो यहाँ पर जितने भी DNHI जो स्टूडेंट रहते हैं उनका का कोई वेलकम मीटिंग होता है? होता है, इंडक्शन मीटिंग होती है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। जब आप लेते हो बिगिनिंग में, मतलब जैसे जनवरी सेशन है तो फरवरी मार्च तक हो जाती है एक इंडक्शन मीटिंग, जिसमें सबको कॉल जाती है। आपके रजिस्टर्ड नंबर्स होते हैं, उन पे मैसेज आता है, रजिस्टर्ड मेल होती है जो भी आपने रजिस्टर किया होता है व्हेनेवर यू हैव टू टेकन द एडमिशन, तो उस पे आपके मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जाना होता है, और कोशिश वहाँ ये होती है कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। But your case is different because you have taken the admission in DNHE all. All means online. So ओके, आपकी इंडक्शन मीटिंग भी होनी ऑनलाइन चाहिए थी। आई डोंट नो वेदर हुई है या नहीं हुई है, बट आपको फिर भी मेल्स गई होंगी। ओके, हमें तो सीधे आप ही मिले हैं मैडम। नहीं, वो भी तो कहीं से ऑनलाइन से मैसेज आया ही है ना। मेरा भी तो लिंक, मुझे भी बताया गया है कि ये लोग ऑनलाइन है, आप लोगों को भी मेरी इन्फॉर्मेशन तो गई है ना, तो वो सब ऑनलाइन ही गई है, ठीक है। यस मैम, हुई थी ऑनलाइन। इसी तरह से ही होना था, क्योंकि जब मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई तो बाकी सब मैंने ही गाइड करना है आपको, बिकॉज आई एम द काउंसलर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, कल्याणी जी। हाँ जी, मैम, जिनका ODL है उनका क्या रहेगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, जिनका OL नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग नहीं है, जिनका ODL है, वो फिर आपको आपके स्टडी सेंटर्स है ना जो, ठीक है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। किस स्टडी सेंटर में आपका पड़ता है, आपने कौन सा स्टडी सेंटर ऑप्ट किया था, सो यू कैन गो टू दैट स्टडी सेंटर एंड देन वहां से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। बट वहां से भी क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, वहां पे तो फिजिकल मोड में आपको एक तो असाइनमेंट सबमिट करवानी होंगी बस। थीसिस भी आपका दिल्ली जाएगा फिजिकल प्रिंटिंग में, और बाकी 3 एग्जाम्स देने हैं विच यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। आपका ऑनलाइन ही हॉल टिकट आएगी। उसमें सिर्फ 2 ही फर्क है, एक तो आपकी असाइनमेंट्स वहां सबमिट होंगी बस।
ओके ओके, थैंक यू मैम। एंड एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या वो भी ऑफलाइन रहेंगे? वो ऑफलाइन होंगे अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग है तो। वो आप जब फिल करेंगे डिस्टेंस लर्निंग तो आपके पास सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप अपने घर के नियर देख के जहां भी आप एग्जाम देना चाहती हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट सेंटर। वो आपके पास थैंक यू मैम। खुलेगा व्हेनेवर यू विल बी अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी। एनी डाउट यू कैन क्लियर इट आउट। बस आप पढ़ने वाले बनो, थीसिस लिखने वाले बनो और असाइनमेंट्स लिखिए। एनी डाउट रिगार्डिंग द सिलेबस, एनी डाउट रिगार्डिंग द थीसिस सबमिशन, कुछ भी आप पूछिए। एनी डैम क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। मैम एक अगर आपको अनइम्पोर्टेंट भी लगता है देन आल्सो यू कैन आस्क। वो कई लोगों मैम के मन में होता है देन वो हेजिटेशन में पूछते नहीं है फिर। मैम एक क्वेश्चन था, ये डीएनएची 1 का था, भाग खा का प्रयोगात्मक अभ्यास का पहला क्वेश्चन था मैम। ये संतुलित आहार की योजना बनाने में शामिल चरणों के आधार पर निम्न सामाजिक आर्थिक समूह की गर्भवती महिला के लिए आहार तैयार करें। तो मैम इसमें लिखा है उत्तर के लिए प्रायोगिक नियमावली के आधार नियोजन, मतलब 2 में देखें। तो मैम इसमें जो चार्ट बना हुआ है उसमें सारे मतलब बच्चों का भी लिखा हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी लोग का भी लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है। तो मैम अब इनका मैं बता बताती दीजिए। जी हूँ। देखो, नाउ इफ यू सी योर क्वेश्चन, दिस इज इन हिंदी मीडियम बट आई हैव गॉट इट योर, पर आपका सीधा सीधा सा है कि आपको क्या करना है, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए डाइट चार्ट बनाना है। ठीक है। जी जी सिंपल सी बात है, आपको डाइट चार्ट बनाना है किसके किसके लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। जी तो आप वो बनाइए, उसको ध्यान में रख के हर ट्राइमेस्टर के लिए। पहले देखो एवरी मंथ के लिए फर्क बनेगा, पहले फर्स्ट बिगनिंग है तो फर्क बनेगा, सेकंड है तो फर्क बनेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, फिर अगले ट्राइमेस्टर के लिए एवरी मंथ फर्क फर्क बनाइए, फिर फाइनली जब फाइनल थर्ड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर आएगा देन यू हैव टू मेक इट डिफरेंटली। अच्छा ठीक है। देखो जी ना, मैम। फर्स्ट मंथ में और है, आप एक ही तरह की डाइट थोड़ा थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते नो रहेंगे। मैम वो तो बढ़ती जाती है। बढ़ती भी जाती है, चेंज भी होती जाती है यस अकॉर्डिंग टू मैम। लाइकिंग एंड ऑल्सो, बिकॉज पहले ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, बाद में भी उसको शायद कुछ खाने का मन करता है कुछ नहीं करता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस मैम। और आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। यस मैम। एक्सक्यूज हाँ मी जी। मैम। हाँ जी, गर्विता शर्मा जी बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा एक डाउट था, आई जो कैन नॉट हियर यू गर्विता जी, प्लीज थोड़ा लाउड। हाँ जी। हेलो हाँ जी। हाँ जी मैम एक्चुअली मेरा एक डाउट था, जो अपनी बोलिए। अभी ये क्लासेस शेड्यूल चल रही हैं डीएनएचजी की, तो मैम स्टडी सेंटर से भी मुझे एक शेड्यूल मिला था क्लासेस का, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि कौन सी क्लासेस आपका अटेंड। स्टडी सेंटर, नहीं नहीं, आप दो चीजें हैं, स्टडी सेंटर कहाँ है आपका? मैम सीतापुरा इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स, कहाँ पे जयपुर। है ये? जयपुर। जयपुर। देखिए, आपने क्या फिल किया है, आपने डीएनएचई ओल है या डीएनएचई डिस्टेंस लर्निंग है, दैट आई डोंट नो। मैम डिस्टेंस ओल है। फिर आपका यही है। जी और मैम। हो सकता है आपका एरिया का है ना एक्चुअली, तो वहां भी चला गया। आपका ओल है ना, तो आपको शायद उन्होंने ये स्टडी सेंटर ना आपके एरिया का भी बता दिया। मे बी आपको कभी कोई दिक्कत हो देन यू कैन एक्चुअली अप्रोच देम टू। तो क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो उन्होंने जो अपना आपका स्केड्यूल बनाया है तो वो उनके पास चला गया, आपके पास आपको भी इंक्लूड कर लिया। तो आप जा सकती हैं वहां, उनको बता दीजिए कि मुझे बता दीजिए। क्लासेस अटेंड करने में क्या, संडे की संडे मेरे ख्याल क्लासेस होती हैं, डेली भी हो सकती हैं, आई डोंट नो, बस संडे की संडे होती हैं। हाँ मैम मोस्ट प्रोबेबली वीकडेज ही है वो। संडेज ही होती हैं इग्नू की क्लासेस, जो फिजिकल मोड में होती हैं डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए। ठीक है। तो अगर आपको जाना है आप जा सकती हैं, नहीं जाना तो मत जाइए, वो आपकी हेल्प के लिए होती हैं। अगर आप यहाँ अटेंड कर रही हैं, यू डोंट नीड टू गो ओवर देयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपल्सरी क्लासेस नहीं होती हैं, दे आर एक्चुअली फॉर टू हेल्प यू पीपल, कि किसी को ओके दिक्कत मैम। है कोई, तो इसलिए होती हैं। वो कोई बहुत कंपल्सरी नहीं होती हैं। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल। anyone about if you want to ask anything about thesis and all, कोई टॉपिक अगर आपने डिस्कस करना है तो यू कैन एक्चुअली।
Yes, Vidya ji want to ask, और there are so many persons. I think कि आपको पूछ लेना चाहिए कोई भी एक मैडम क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने थीसिस लिया विटामिन के ऊपर, नॉट पर्टिकुलर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तो क्या ऑल विटामिन एक साथ हम कवर कर सकते हैं एक ही थीसिस में? कर सकते इम्पोर्टेंस हैं, ऑफ विटामिन फॉर आवर बॉडी, बिल्कुल। तो थोड़ा आप मुझे ऐसी चीजें, डिस्क्राइब करके दीजिए ना। हाँ देखिए, अब आप मल्टी वाइटामिन की बात कर रही हैं ना कि सारे के सारे वाइटामिन है, तो आपको बैलेंस्ड फूड पे चलना पड़ेगा लेके। ठीक है, बैलेंस फूड पे लेके चलेंगे तो आपको उसमें सब कुछ ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन की इंपॉर्टेंस बताएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यू हैव टू एक्चुअली वर्क अपॉन द लिपिड soluble and the water soluble vitamins also। आपको सारे vitamins डिस्कस करने पड़ेंगे, सारे vitamins की डेफिशिएंसी एंड सारे vitamins की इंपॉर्टेंस है, सारे vitamins एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, बिकॉज दे वर्क इन म्यूचुअल एसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक विटामिन कम होता है तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी में ही है ना सब कुछ, ऐसा नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि ए ई है, तो अगर ई की कमी होगी तो और किन चीजों की डेफिशिएंसी भी होनी शुरू हो जाएगी। लिपिड्स कम होंगे ना अगर आपकी बॉडी में, लिपिड्स भी देखो, फैट्स और लिपिड्स भी है ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं चाहिए होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मल्टी लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, ए डी ई एन के। अगर लिपिड्स बिल्कुल ही बहुत ही कम हो जाएंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन पे भी असर पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चनर बनाइए, क्वेश्चनर बनाइए, क्वेश्चनर पे पढ़ना शुरू कीजिए लिटरेचर। जब मल्टीविटामिन ऐसे पेपर देखिए मल्टीविटामिन के ऊपर, इफेक्ट ऑफ द मल्टीविटामिन्स, और जो सैंपल आप लेना चाहते हैं, बच्चों में लेना चाहते हैं, फीमेल्स में लेना चाहते हैं, मेल्स में लेना चाहते हैं, ओल्डर एडल्ट्स में लेना चाहते हैं, यंग किड्स में लेना चाहते हैं, एडोलेसेंस में लेना चाहते हैं, अकेली फीमेल्स में लेना चाहते हैं, एडोलेसेंस यंग गर्ल्स में लेना चाहते हैं, किस में लेना चाहते हैं, उस तरह के कीवर्ड्स डालिए। मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी या रोल ऑफ विटामिन ए विद द हेल्थ इन द यंग फीमेल्स, in the middle aged females, in the older adults, in the young kids, in the pregnant females। so इस तरह की जब चीजें डालेंगे तो वैसे वैसे से पेपर, रिसर्च पेपर्स ओपन हो जाएंगे। तो फिर आप उनका, या उसको बोलो कि रोल ऑफ विटामिन या डेफिशिएंसी ऑफ द, एक ही बात है। जब आप डेफिशिएंसी भी सर्च इंजन में डालेंगे तब भी रोल ही आएगा उसका, अगर आप रोल पूछेंगे तब भी उनके बेनिफिट्स ही आएंगे। राइट, तो किसी भी तरह से सर्च कीजिए, आपका सर्च इंजन है जिसमें आप डाल रही हैं, जो आप कीवर्ड्स डाल रही हैं, जो आप सर्च करना चाहती हैं, so they would be actually clear in the search engine, clearly put into the search engine so that you can actually work upon that। ठीक है, आपके हिसाब से ये टॉपिक कैसा है? ऑल विटामिन। यस, वेरी नाइस। ऐसा कुछ नहीं है टॉपिक, तो आई टोल्ड यू yesterday also कि टॉपिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रोल ऑफ मल्टीविटामिन्स इन हेल्थ क्यों नहीं अच्छा है, बात यह है कि उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि किस में करना है और क्यों कर रहे हैं, उसका एम सेट करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए कहा था कि whenever you choose some subject ना क्लैरिटी नहीं भी है, देन ऑल्सो आपको पता है कि आपने मल्टीविटामिन पे काम करना है, रोल ऑफ मल्टीविटामिन है, सो स्टार्ट सर्चिंग। तो फिर अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको किस तरह का सैंपल लेना है, देन ऑल्सो यू शुड स्टार्ट सर्चिंग द रोल ऑफ द विटामिन ऑन ऑल दीज। ओके, हेलो, जैसे आपने कल कहा था ना मैडम कि अभी जैसे वेट वेट के ऊपर या ये डायबिटीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसा कुछ डिफरेंट टॉपिक हो तो अच्छा है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज एंड कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इन पे बहुत बहुत काम हुआ है। और क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बड़ा मॉलिकुलर लेवल पे और इस लेवल पे तो जा नहीं पाएंगे आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही प्रीलिमिनरी है। वो वाली इंफॉर्मेशन ना इट्स अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, है ना। तो अगर आप थोड़ा हटके कुछ करेंगे डाइट के रिलेटेड या कुछ भी आयरन से, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कोई सैंपल लेके बायोकेमिकली एक्सपेरिमेंटल तो परफॉर्म नहीं करना है ना। सो यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट्स एंड ऑल, सो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा आप ऐसी कोई नोबल कुछ रिजल्ट आप नहीं आप दे पाओगे जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, जो आई मीन फॉर आम जनता के लिए, आपकी जो सोसाइटी है।
सो डू समथिंग लिटिल बिट, या अवेयरनेस के लिए कर लो, यू कैन एक्चुअली थीसिस कर लो अवेयरनेस ऑफ टू दी स्लम एरिया, क्योंकि आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो डायबिटीज के अवेयरनेस पे भी काम करना है, तो वो ऐसे एरिया में कीजिए जिसमें ये पता है कि उनको नहीं पता है, ताकि आपके रिजल्ट का कुछ वैल्यू तो निकल के आए। अब अर्बन एरिया में डिजीज होती है ज्यादा लोगों को डायबिटीज, तो वो तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो वैसे ही पता है, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ लेता है, वो नेट पे भी सर्च कर लेता है, तो उसको काफी हद तक पता होता है। तो आप अवेयरनेस अगर आप क्रिएट करोगे तो ऐसे लोगों में नहीं कर पाओगे क्रिएट। सही। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ काम चाहे हम छोटा करें चाहे हम बड़ा करें, बड़े की तो चलो वैल्यू होती है, बट अगर हम कम प्रोजेक्ट अगर कोई छोटा कर रहे हैं, सर्वे बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो हम ऐसा कुछ करें जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करे हमारी सोसाइटी को। कुछ भी जो भी हमारी फाइंडिंग है थोड़ी कंट्रीब्यूट करे, ज्यादा करे, बट करे तो। सही है मैम। मुझे हेलो हाँ जी, मैम, मुझे ये जानना था DNAC 3 की बुक फिजिकल आएगी कि नहीं आएगी? 1 और 2 की तो आ गई है, अभी तक आई देखिए नहीं है। अब ये तो है थोड़ा सा, अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आई है, सो ये आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को मेल डालिए, या तो ज्यादा बेटर है, मेल भी क्योंकि डाला ये और कॉल भी किया है, मगर ये कोई रिस्पॉन्स चीजें, नहीं आता। ये जो चीजें हैं ये मेरे किसी उसमें नहीं है, नॉलेज में नहीं है कि बुक्स आई नहीं है, कहाँ तक पहुंचे, क्यों, बिकॉज हाफ ऑफ द सेशन हैज ऑलरेडी बीन गॉन। बट आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन प्लीज आप डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट ले लीजिए, वाई टू वेस्ट टाइम, है ना। हेलो मैम। हाँ जी अंतरा जी, हाँ जी। मैम, मुझे है ना, मैंने तो OL लिया था, चूज किया था ऑनलाइन प्रोग्राम, तो मुझे तो हार्ड कॉपीज नहीं मिले बुक्स के। ठीक है, तो तो आपने, आई सपोज आप अपना याद कीजिए अंतरा जी कि आपने ऑनलाइन में फिजिकली आई मीन हार्ड कॉपीज मांगी थी। एक्चुअली ऑप्शंस होती हैं, इफ यू एक्चुअली ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन मटेरियल तो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, अगर आपने फिजिकल किया था उसकी थोड़ी सी पेमेंट होती है शायद ज्यादा। जी पेमेंट करने तो मैं तो फिजिकल पेमेंट कर वाली दूंगी। की है तो बुक्स आ जाएंगी, कई बार लेट हो जाती हैं, कई बार आधी आती हैं, कुछ आती हैं, थोड़ा बहुत आने में। मैम मैम हमने जब फॉर्म फिलअप किया था तब हम मतलब ये एक क्वेश्चन था कि ऑनलाइन प्रोग्राम है कि ऑफलाइन चूज करना है, तो मैंने ऑनलाइन चूज किया। अभी ऑनलाइन जो लोग चूज करेंगे ना, तो उन लोगों को बोला गया कि हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, मतलब हाँ आप वही, दैट्स व्हाट ना मैंने आपको बोला है कि ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन ही है, तो उनके असाइनमेंट्स एंड थीसिस एंड ऑल सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड। बट देयर इज नो प्रोसीजर टू गेट द बुक्स, मतलब कि मैं पेमेंट करके भी नहीं ले सकती क्या? नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, वो बिगिनिंग में ही होता है, जब आप कोर्स ऑप्ट करते हैं ना तो उसी में ही होता है, ठीक है, उसमें ही ऑप्शन आती है। डाउनलोड करके वो सारे प्रिंट आउट नहीं हो रहे हैं। प्रिंट आउट ले लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा, इतना कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, अपने आसपास कोई देखिए, ज्यादा पेमेंट नहीं है, पर पेज होता है, तो 3 किताबें हैं आपकी, सिर्फ 2000 का थीसिस की खर्चा मत है। कीजिए, थीसिस वाली की मत कीजिएगा, अगर 4th का भी कर रहे हैं ना, इसकी कॉपीज आप ले लीजिए, DNHE 1 2 3 की, 4 की मत निकलवाइए, बिकॉज वो मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, उसका आपको इतना यूसेज नहीं होगा, बिकॉज व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू वही होगा, वही थीसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी बेशक मत कीजिए, 1 2 3 की कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी का अगर प्रिंट करवाते हैं ना तो सिर्फ 2000 खर्चा है, वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं हम। नहीं, पैसों की बात नहीं है, ये सारे डाउनलोड हो नहीं रहा है, सारे डाउनलोड हो रहे हैं मैं तो आपको भेज देती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने वो शायद व्हाट्सएप पे भेजा था, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज भेज दूंगी, DNHE 1 2 3 तीनों की भेज दूंगी, आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वो छोड़िए। ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, हाँ सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं भेज दूंगी, आज ही मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, आपका ये जो कॉमन ग्रुप है ना आपने बनाया हुआ है, इसी में डाल देती हूँ, जिसको भी चाहिए होगा, DNHE 1 लिखूंगी, फिर उसकी सारी बुक्स होंगी, DNHE 2 फिर उसकी, फिर DNHE 3 फिर उसकी हो जाएंगी, आई विल बी गिविंग टू यू, डोंट वरी। मैम मेरा व्हाट्सएप पे नंबर ऐड नहीं हुआ है, मैंने कल भी आपको बोला था।
तो अभी तक तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, कुछ ऐड नहीं दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। आज मुझे प्लीज आप अपना नंबर फिर से बोलिए, मतलब हाँ। मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे मैसेज कीजिए, अपना नाम मैं ऐड कर दूंगी, मैडम आपका नंबर फिर नहीं है आपको मेरे अलग पास। से भेज दूंगी मैं आपकी बुक्स, ठीक है। हाँ मैडम, आपका नंबर एक बार बताएंगे। 8427 8427 39 39 1122। 1122। ओके मैम, मैं आपको हाँ। डॉक्टर गुरजीत कौर भट्टी। ओके। ओके। और मैम एक था क्वेश्चन कि मैंने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया था, लेकिन मेरा कोई भी उसमें ऑनलाइन दिख नहीं रहा था एडमिशन का। और मुझे अच्छा, मतलब मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं ये मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैंने काफी कोशिश करी, मेल डाले, कॉल किया, कुछ नहीं हुआ था। और मुझे जनवरी में मैसेज आया कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तब भी मैंने कोशिश करी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने आप से असाइनमेंट बना लिए थे। लेकिन वो मुझे क्या मीडियम समझ नहीं आया था कि मैंने हिंदी डाला या इंग्लिश, तो मैंने हिंदी में बना लिए थे। और सेम प्रोसेस जो अभी मैं सितंबर तक कर सकती हूँ। तो जब अब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली वहां से, तो उसमें मैंने इंग्लिश मीडियम डाल रखा है और मेरे असाइनमेंट रेडी है। तो क्या मैं उन्हें डाल सकती हूँ या मैं फिर से बना लूँ इंग्लिश में? देखिए, हिंदी मीडियम है ना जो, उनको हिंदी में ही बनानी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश में ही बनानी होती है, ठीक है। हाँ। आपका सब इंग्लिश में ही चलेगा। अब ओके। हिंदी वाले जो होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रिविलेज होता है कि वो बीच में कुछ लाइंस हैं, हेडिंग्स हैं या कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर लेते हैं। बट ओके। इंग्लिश वालों ने क्यों हिंदी की पूरी पूरी असाइनमेंट्स देनी है? आई एम नॉट गेटिंग ओके। इट। नहीं, एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी कि मैंने कौन सा मीडियम डाल रखा है हाँ, और वो मुझे कोई भी कई बार इन्फॉर्मेशन मिल नहीं ऐसा रहा था, आप तो मैं होते हैं, भूल हाँ। गए आप, कोई बात जी नहीं। जी। पता क्या होता है, व्हेनेवर यू पुट, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, सो दैट एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी विद यू। हाँ। तो आपको फॉर्म, वो और सबसे वो बड़ी वही। आपकी बात ये है कि आपका 1 साल निकल चुका है। ये जी। बाकी है जनवरी वाले, 23 मैं वाले, इनका हाँ। दिसंबर में है, आप जुलाई वाले हैं, आपका हो चुका है। तो आपका टाइम ऑलरेडी 1 साल जा चुका है। आपको तो इस बार जुलाई में, जून में एग्जाम दे देने चाहिए थे, और असाइनमेंट आपकी मार्च तक, पिछले सितंबर में आपकी डेडलाइन थी और दूसरी आपकी 31 मार्च, नहीं इस बार 15 जून भी हो गई थी एक्स्ट्रा, जी जी। लेकिन मैम और ऑनलाइन जून कुछ में हुआ ही आपके एग्जाम। नहीं। लेकिन काफी हाँ, कोशिश करी, समझ गई, कुछ भी नहीं हो पाया, काफी मैं दिक्कतें समझ आई। गई। तो अब आप डिले मत कीजिए, आप अपना थीसिस पे भी जल्दी जल्दी काम कीजिए और असाइनमेंट भी जल्दी से सबमिट कीजिएगा, और दिसंबर में एग्जाम देके साथ के साथ थीसिस सबमिट कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी 1.5 ईयर हो जाएगा, 1 साल का डिप्लोमा, 1.5 ओके। ईयर। तो जब तक ओके। रिजल्ट्स वगैरह आएंगे तो आपका 2.25 साल होने वाले हो जाएंगे। 1 साल का डिप्लोमा आप मतलब अपने माइंड में सोच लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जी। बिकॉज इग्नो हैज गिवन द टाइम, इनफ टाइम। 1 साल का डिप्लोमा 3 तीसरे साल तक कर सकते हैं, उसके बाद हाँ आपकी हाँ। रजिस्ट्रेशन होती है। ओके। बट क्यों खींचना है ना 1 साल का डिप्लोमा, जितनी जल्दी होता है। अब इस 6 महीने में आप खत्म कीजिए अपना काम। हाँ And मैम, then, मेरा मटेरियल रेडी है। बस वो ऑनलाइन कुछ हो ही नहीं रहा था, किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो रहे थे, इसलिए कोई बात दिक्कत नहीं, आई। कोई और बात नहीं, आपका भी मुझे फर्स्ट टाइम मतलब मैसेज मिला कि आप क्लास ले रहे हैं, वरना कोई भी कोई मुझे बात उधर से मैसेज नहीं आ रहा कोई था। बात नहीं, जब देर आए दुरुस्त आए, कोई चक्कर नहीं है। अब इस बार आप इसको फिनिश कीजिए, एंड वेयर ओके। एवर यू नीड माई हेल्प, सो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू कोई मैम। कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम वेलकम मैम। एनीबडी एल्स इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट, अगर कोई टॉपिक था, आई रियली वांट कि भी आप अपने टॉपिक्स पे काम करना शुरू कीजिए। डीएनएचई 3 के थोड़े से लेक्चर्स रहते हैं, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग। वो इतना नहीं होता उसमें, वो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, बट थीसिस इज मच मोर नेसेसरी। ये मैंने बीच में शुरू किया है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग टू टेक द क्लासेस ऑफ द डीएनएचई 3, ठीक है। मैडम थीसिस के लिए आप कब तक हमारे साथ रहोगे? ऐसे जब मतलब लाइव? जब तक थीसिस सबमिट नहीं हो जाता, ओके। ओके, हर थैंक किसी का, हर किसी का, यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, हर किसी का थीसिस जब तक सबमिट नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ। आपको लगू ना लगू, जिस दिन आप मुझे मैसेज करोगे, आई विल बी रिवर्टिंग इट यू। मेरा कॉल तो पूरा आपके भरोसे पे ही है मैडम। यस मैम, ये तो सही बोला उन्होंने। थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर, हाँ सभी के हाँ लिए, भी। सभी के लिए, जी सभी के लिए। जो कर पा जी रहे मैम। हैं, जिनको कम हेल्प की जरूरत है, जिनको थोड़ी नॉलेज है, आई एम ऑल्सो देयर। जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, देन ऑल्सो आई एम हियर। आप फिक्र मत कीजिए। आप लिख लिख के एक एक चैप्टर या कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स मुझे भेजिए, उसमें करेक्शंस करके भेजूंगी मैं। आपका नहीं पूरे है, आप- मैं 13 इयर्स मुझे हो गए हैं डीएनएचई पढ़ाते हुए। नाउ तो एमएससी भी पढ़ा रही हूँ मैं 3-4 साल से, ठीक है। सीएनसीसी सीएफएन सब पढ़ा रही हूँ, डीसी भी पढ़ा रही हूँ, और डीएनएचई को तो बहुत साल हो गए हैं। सो यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, आप करने वाले बनिए, आई एम देयर।
थैंक यू। ठीक है, थीसिस की कोई बात नहीं है। हाँ जी, एनीबडी, बिकॉज देयर आर 37, 38, 40, 43 लोग थे। So if you want to have the answer questions on, प्लीज कोई थोड़ा सा भी टॉपिक है ना, यू कैन एक्चुअली डिस्कस। ये मैंने बीच में डीएनएचई 4 की क्लासेस थोड़े दिन बाद थी, डीएनएचई के 3 के बीच में मैंने लगाई है। ये मेरा एक पर्पसफुली मैंने आई हैव डन दिस बिकॉज आई रियली वांटेड टू कि आपको पहले मैं सेंसिटाइज कर दूं डीएनएचई 4 के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि फिर डीएनएचई 3 की तो वो क्लासेस ही हैं, चैप्टर्स ही है ना, बीच बीच में मैंने वो आपको बताते रहना था एंड तक, क्योंकि इसके लिए अगर आप सेंसिटाइज हो जाएंगे ना, सो दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ताकि जब हम करें बाद में तो हमारा आपका मतलब तब तक टॉपिक्स डिस्कस हो जाएं हमारे। मैम ये जो असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं जैसे लास्ट ईयर एडमिशन हूँ, तो मुझे इस साल वाला लेना है या जो मैंने पहले कर रखा उसी को इंग्लिश में करके जमा कर दूं? आपको वैसे तो लेटेस्ट लेनी होती है, बट क्वेश्चनर इतने कोई फर्क नहीं होते हैं, वैसे तो आपको लेटेस्ट लेनी होती है। हाँ, मैंने जो लिया है उसमें लिखा था कि मैं जुलाई 2023 तक सबमिट कर सकती हूँ वाला, तब तक कंसिडर होगा। जो 2 डाल रखे ना उसमें मैंने लेटेस्ट वाला लिया था। समझ गई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम, आप जो थीसिस के लिए टॉपिक बोल रहे हैं, तो मैंने जो सोचा है कि मैं एक भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें है कि जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों की, गर्ल्स की स्पेशली। तो कोरोना के बाद गर्ल्स को पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड मैं कोई टॉपिक ले सकती हूँ क्या? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस से रिलेट कीजिए। ओके, स्ट्रेस और थोड़ा सा डाइटरी आप लेके चलिए कि पीरियड्स की प्रॉब्लम एडोलेसेंस गर्ल्स में अलोंग विद द स्ट्रेस फैक्टर्स एंड डाइटरी समथिंग कुछ ले लीजिए। जैसे लिटरेचर सर्च करने लग जाएंगी, आपके पास अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, लिटरेचर पढ़ेंगी, पेपर्स पढ़ेंगी, तो आपको बनना पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, मैं डाइट प्लान मतलब उसमें ऐड कर लूं तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा डाइट का जरूर रखिए अलोंग विद स्ट्रेस, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल था इन दिनों में, बच्चों ने सारा अंदर बैठ के जंक फूड पे बहुत खाया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया था जी। और क्योंकि ये जो 2 साल थे, कम से कम 2 साल से भी ज्यादा निकले, पर कंप्लीट 2 इयर्स तो थे ही, तो उसमें आपको पता ही है कि किस तरह की चीजें थी। इवन ओल्डर एडल्ट्स हैं, हम लोग भी थोड़ा सेडेंटरी लाइफ पे ज्यादा और ऑनलाइन पे ज्यादा होने शुरू हो गए थे, तो जो एडोलेसेंस गर्ल्स हैं, किड्स हैं, उनका भी जो था ना, वो भी सिस्टम क्या हो गया था, एक तरह से सेडेंटरी ही हो गया था। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम एक टॉपिक था जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का, जो हम रिलेट कर सकते हैं कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं अभी। हाँ बिल्कुल, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो बहुत ही ज्यादा है, ये आप ओल्डर एडल्ट्स में भी कर सकते हो, एज ग्रुप कोई भी ले सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे। यस, इसमें जो अभी जो सोचा है 18 से लेके हम 30 इयर्स के जो भी बीच में आएंगे, मेल्स फीमेल्स, इनके ऊपर एक स्टडी कर सकते हैं, एज ग्रुप के ऊपर पर्टिकुलर। हाँ, तो आपका तो रैंडम ही सैंपल हो जाएगा, क्योंकि आप तो एक तो एज ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा ले रहे हैं, 18 से लेके 40 इयर्स, उसमें यंग से लेके मिडिल एज तक आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा आपका ये हो जाएगा कि मेल एंड फीमेल्स, गर्ल्स, बॉयज सभी लेने हैं आपको, ठीक है, बिकॉज यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द माइक्रोन्यूट्रिएंट। बट इसमें पता आप क्या करना, आप 2 एज ग्रुप फीमेल्स के रखना, एक 18 to 25 इयर्स का रख लेना, थोड़ी सी यंग वाली, और 25 to 40 रख लेना एक, ठीक है, 2 वो बन जाएंगे। और मेल्स का भी अगर रखना है तो ऐसे ही रखना, और 4 ग्रुप बना के उनके क्वेश्चन जब डेटा एनालिसिस करेंगे तो फर्क पड़ेगा कि यंग फीमेल्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, देन व्हाट हैपेंस। बट अगर मिडिल एज तक जाते जाते थोड़ी ओल्डर, थोड़ी बड़ी एज की फीमेल्स हैं, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, देन व्हाट हैपेंस। ओके, सो और मेल्स में भी ऐसे ही होगा, आप फीमेल्स भी रख सकती हैं, मेल्स भी रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है एक सैंपल लेके चलें आप। ओके मैम, ठीक है, फिर एक ही सैंपल लेके चल सकते हैं। हाँ, उसमें उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए आप, फीमेल्स 18 to 25 इयर्स, और फिर उसके बाद 25 to 40 इयर्स का एक रख लीजिए। ओके मैम। मैम एक और चीज आती है आजकल, जैसे एक प्रॉब्लम आ रही है वाटर रिटेंशन की, जो कि लो सॉल्ट मतलब हाई सॉल्ट खाने से, लोगों को प्रोसेस्ड फूड खाने से प्रॉब्लम आ रही है।
जो कि डाइटरी पैटर्न चेंज हो चुके हैं, तो उनकी वजह से एक वाटर रिटेंशन आ जाता है। जैसे हम लोग आते हैं ना डाइट काउंसलिंग के लिए, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वाटर रिटेंशन की, क्योंकि हम काफी समय तक बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वो सिडेंटरी वाटर लाइफस्टाइल रिटेंशन। है और ऑन सेट ऑफ ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो हाँ जी। उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि जंक फूड खाने से उसमें सॉल्ट इनटेक ज्यादा होने से वाटर इनटेक भी हम ज्यादा रखते हैं, क्योंकि सब कहते हैं ना पानी पीना है, पानी ज्यादा हाँ जी। पीते हैं हम लोग, पर होता क्या है कि पानी भी ज्यादा पीते हैं लेकिन फूड खा के सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, सॉल्ट यस। इनटेक हमने कम नहीं किया तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो आप इन चीजों को सर्च इंजन में डालिए, फिर आप जिस ओके तरह के मैम। पेपर्स आते हैं फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। टॉपिक मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि टॉपिक कोई भी बुरा नहीं है। अब देखिए आप ये टॉपिक लिया है आपने वाटर रिटेंशन का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक, इसी पे आप काम कीजिए। इसमें आपका सिर्फ आपको सिडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल लेस फिजिकल एक्टिविटी, सॉल्ट इनटेक पे काम करना पड़ेगा। तो तो मैम जब आप इसमें पेपर सर्च क्वेश्चन। करना शुरू करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिलेगी। दिस इज क्वाइट अ डिफरेंट देन द अदर कॉमन टॉपिक्स से। ओके, तो मैम इसमें भी क्वेश्चनर बनेगा, इसमें भी हम एज देखिए ग्रुप आपका, में। आपकी जो स्टडी है ना वो सारी सर्वे बेस्ड स्टडीज ही है, सारी की सारी जो भी आप सब लोग कर रहे हैं, आपका कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो आप क्वेश्चनर जब तक किसी से पूछेंगे नहीं कि वाटर रिटेंशन रहती है, सॉल्ट इनटेक कितना है, कितना वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, किस तरह का जॉब पैटर्न्स है, कितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब पूछेंगे तभी तो कहीं कोरिलेट करेंगे आप। ओके ठीक है मैम। क्योंकि मैम थैंक हाँ जी। मैम टाइप 1 डायबिटीज तो बच्चों में होती है ना, और टाइप 2 डायबिटीज तो ओबेसिटी और हेरिडिटरी इसी वजह से होती है शायद। हाँ जी, तो टाइप 1 जो होती है वो थोड़ी कम बच्चों में होती है, जी छोटी एज में। टाइप 2 जो होती है वो बड़ों में होती है। ठीक है। जी, तो मुझे है ना टाइप 2 डायबिटीज पे थीसिस करनी है। मतलब मैं अगर डायबिटीज पे थीसिस करूँ, चूज करूँ डायबिटीज, तो मुझे तो टाइप 2 पे ही करना है ना। नहीं ऐसा नहीं है, टाइप 1 पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? आप टाइप करेंगे जी नहीं नहीं, हाँ। आप करेंगे टाइप 1 पे नहीं, आप टाइप 1 पे भी कर सकते हैं, टाइप 2 पे भी कर सकते हैं, पर टाइप 2 में आपका सैंपल फर्क होगा, टाइप 1 पे आपका सैंपल फर्क होगा। टाइप 1 पे आपका सैंपल नहीं, बड़ों में भी टाइप 1 होती है, ऐसा नहीं है। इंसुलिन पे जाते हैं लोग, टाइप 1 बड़ों में भी होती है, पर बहुत बड़ों में तो नहीं होती। टाइप 2 पे ऑनसेट हमेशा टाइप 2 का ही होता है। ठीक है, लेटर स्टेज पे। टाइप 1 एक्चुअली एक्सीडेंटल भी हो सकती है, दैट कुड बी फ्रॉम द डिफरेंट रीजंस, कोई पैनक्रियाट का प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक कोई इंजरी की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो वो बच्चों में होती है तो वो इंसुलिन पे चले जाते हैं, तो कई बार वो बड़े होते तक भी रहती है, कई बार क्योर हो जाती है टाइप 1, कई बार बड़े होते तक भी रहती है टाइप 1 डिजीज। तो ओके टाइप 1 पे भी आप अगर कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइप 1 पे भी तो कर सकती हैं, बट आपको सैंपल मिलना चाहिए वैसे से लोग मुझे तो जिनका क्वेश्चनर भर पाए। तो टाइप 2 डायबिटीज अगर चूज करूँ, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सारे बात तो आ ही जाएंगी उसमें। हाँ, लेकिन टाइप 2 में क्या होगा कि इंसुलिन नहीं, वो मेडिकेशन पे ज्यादा होंगे। जी, मेडिकेशन के होने के बावजूद तो इंसुलिन लेना पड़ता है। मेरे आसपास ही बहुत सारे लोग हैं, रोज खाने से पहले वो इंसुलिन लेते एक्चुअली हैं। क्या होता है कि और लेटेस्ट स्टेज पे जाके ना, जब वो अनकंट्रोल्ड रहनी शुरू हो जाती है ना विद मेडिकेशन, और लंबा पीरियड तक जब जिसको टाइप 2 डायबिटीज रहती है, तो समटाइम्स वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, देन दे हैव टू शिफ्ट इट टू द इंसुलिन टू, फिर आपको इंसुलिन तो लेना पड़ता है, ये सारे बात तो आ समटाइम्स जाएगी विद थी। मेडिसिन, समटाइम्स विदाउट मेडिसिन। हाँ जी। और ये सारे बातें तो थीसिस में होंगी, ये डिस्कशन तो पूरी की पूरी करनी है ना। ये तो आपको लिखना ही है, इंट्रोडक्शन में भी लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी लिखेंगे, एम्स में भी कई बातें ऐसी सेट करेंगे, फिर आप डेटा में ये प्रूव भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्टडी है आप वैसा सा ही चीजें लेंगे, वैसा सा ही सब कुछ सर्च करेंगे और करेंगे। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? आई थिंक आप थीसिस डिस्कस कर सकते हैं।
Anybody? Ma'am, actually, I wanted the hard copy of the study material, ma'am. It is very difficult to study through this soft copy. फिर Like, मैम I can send you the soft copy, but you have to take the print out, okay? print out, okay, ma'am. ठीक है, आपको प्रिंट आउट आप ले लीजिए, क्या दिक्कत है? मैडम पुराने जो हमारे सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने जो थीसिस लिखा होगा, ऐसा नहीं कि हमें कॉपी करना है, पर जस्ट फॉर आइडिया, तो कहीं हमें वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ? हमें कॉपी नहीं करना है क्योंकि हमें हमारा खुद का थीसिस लिखना है। पर नहीं कहीं नहीं, हाँ, बट मेरे पास उनके हैं, जब वो सबमिट करते हैं मेरे पास फिजिकली पड़े हैं, बट आई हाँ, बिलोंग टू चंडीगढ़। आ जाइए अभी आप। मुझे चंडीगढ़ आना पड़ेगा। आ जाइए थैंक आप, यू, कोई दिक्कत थैंक नहीं है। यू। मैम अगर हम चंडीगढ़ आएंगे तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे थीसिस के लिए, तो हमें फिजिकल मिल सकते हैं ना? हाँ, आप आइए, जब भी आप चेक करवाने आना है या कुछ करवाने आना। वैसे तो आपको ऑनलाइन है, मैं तो आपका ऑनलाइन भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे, देन आई विल बी गोइंग टू फाइनलाइज। इट्स योर विश, अगर आप आना चाहें। अब सब इतनी दूर दूर रहते हैं तो ओके आप मैम। आइए, आई डोंट माइंड। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम आई हैव सम क्वेरी मैम, क्या पूछ सकता हूँ मैं अभी? पूछिए, मैं इसीलिए हूँ, आप पूछिए। थैंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम ये चीज़ थी पहली, मैम जो हर असाइनमेंट में जो सेक्शन बी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैम असाइनमेंट के साथ ही करनी है मैम? पूरी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया है ना, वो क्वेश्चन जी, पेपर ही है ना एक। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके जब आपको सबमिट करना है ना, तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट का प्रिंट निकालना है, फिर वो क्वेश्चनर का भी आपने प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आप लूज शीट्स पे उसको लिखना शुरू कीजिए। जी, हाँ जी। लिखेंगे सबके। क्वेश्चन नंबर 1 है असाइनमेंट का, तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन ए भी लिखेंगे, ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कीजिए आंसर। ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसका कीजिए। फिर बी पे जब आएंगे, उसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 हो, तो बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आप सबकी पिक्चर्स क्लिक करके लाइन वाइज फिर उसको आप कंबाइन करेंगे ऑनलाइन एंड देन मेक द पीडीएफ, फिर आप उसको करेंगे। सो अच्छा, पूरा अच्छा। करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। मैं इसलिए पूछता कि हर सेक्शन बी में जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस थे, तो वो भी उसमें आपको करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक क्वेश्चन एक और था मैम मेरा, कि जो फोर्थ बुक मिली है हमें, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैम उसमें प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस जो चीज होती है, वो मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ उस चीज में, दोनों चीज में। आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। मैं वही कह रही हूँ, प्रोजेक्ट जो है वो आपका थीसिस है। जो सिनॉप्सिस होता है ना, वो पहले सबमिट होता है, लेकिन इसमें पहले सबमिट नहीं होगा, वो उसके बीच में ही लग के जाएगा थीसिस के। सिनॉप्सिस क्या होता है कि टेंटेटिव प्लान होता है। जो आप अच्छा, पहले अच्छा। प्लान करते हो, टाइटल, उसमें जो टाइटल होता है वो फिक्स हो जाता है। फिर आप टाइटल चेंज नहीं कर पाते हैं, उसमें आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी लिखते हैं, उसमें आप एम भी सेट करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, और उसकी मटेरियल मेथोडोलॉजी सेट करते हैं, और क्वेश्चनर लगता है। ये अच्छा, अच्छा। होता है उस इसका सिनॉप्सिस। उसके अच्छा, बाद सिर्फ आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन रह जाती है, जो आप अच्छा, थीसिस में। अच्छा। तो उसके बीच में ही जब थीसिस लगेगा, उसके एंड में सिनॉप्सिस लगेगा। अच्छा, अच्छा, तो मतलब कि सिनॉप्सिस एक आपका टेंटेटिव प्लान होता है जो पहले बनता है और अच्छा, पहले अच्छा, सबमिट भी होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको मैम आप ये पहले भी सबमिट कर सकते हैं या फिर थीसिस के साथ भी सबमिट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि सिनॉप्सिस में मुझे एक टॉपिक टाइटल फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसका एम सेट करना पड़ेगा, और उसी टॉपिक पे मुझे एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट मैम? नहीं, वही तो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, आप खुद मत कीजिए, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मैं आपकी गाइड हूँ, काउंसलर हूँ, गाइड हूँ थीसिस के लिए भी। जी, 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 जी। आपके माइंड में जो भी आ रहा है, एवरीबडी, और ये सबका अकेला होता है। प्लीज आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये हम 2-2 3-3 लोग इकट्ठे कर सकते हैं। थीसिस वुड बी इंडिविजुअल। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैम थीसिस हम 2 जने कर लें, 3 जने, ऐसा नहीं होता। आप सबका टॉपिक फर्क होगा, आप सबका थीसिस अलग होगा।
वो आप कोई भी टॉपिक सोचिए, आप डोंट वरी अबाउट द सिनॉप्सिस एंड द थीसिस, वो मैं हूँ। हमने सिर्फ पहले टॉपिक डिसाइड करना है, फिर हम जो भी करेंगे उसके पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे, सब कर लेंगे हम। हेलो मैडम, मैडम हाँ जी सर बोलिए। मैडम प्लीज इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कैसे लिखना है, सिनॉप्सिस वगैरह क्या करना है। आपने कब ज्वाइन किया? मैं कल से एक ही चीज बोल रही हूँ, बल्कि मैंने ये किया है। देखिए प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट होता है, वो थीसिस है। सिनॉप्सिस की फिक्र आप मत कीजिए। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, तो वही एक एक्चुअली उसका जो बिगिनिंग पार्ट होता है ना, टाइटल होता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड मटेरियल मेथोडोलॉजी अलोंग विद द क्वेश्चनर, वो आपका एक टेंटेटिव प्लान होता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है ना, पूरा थीसिस होता है ना, वो उसी का इलेबोरेटिव होता है, जिसमें आपको काम करके जो क्वेश्चनर बनाया उसका डेटा फिल करके एनालिसिस करना होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड देन you have to work upon the more of the result and discussion, फिर summary and conclusion पे काम करना होता है, तो वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। प्रोजेक्ट हमने कर लिया, मैंने प्रोजेक्ट का एम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर प्रोजेक्ट के बारे में हमने लिख लिया, फिर उसकी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से उसके हम निकालेंगे कैलकुलेशन, ये कह रहे हैं ना आप? सर एक क्वेश्चनर बनाएंगे ना आप, पहले आप हाँ। लिटरेचर सर्च कीजिए जिसके भी आपको काम करना। आपने कुछ सोचा, कोई एग्जांपल लेके मुझे बताओ, सो दैट आई कैन गाइड यू मोर। अभी तो सोचा ही नहीं मैडम, अभी पता ही नहीं कुछ भी एबीसीडी के बारे में। अभी आपने क्लास कितने बजे कल ज्वाइन की थी? आपने क्लास कल ज्वाइन की? कल की थी आपने ज्वाइन क्लास? नहीं, कल नहीं की। और आज कितने बजे करी है? अभी करी बस वही ना, तो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, और अभी एक सवा घंटे से हम यही डिस्कस कर रहे थे ना जो आप पूछ रहे हैं। सो मैं आपको फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए आपका थीसिस होता है ना, उसका पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, पेन कॉपी लेके लिख लीजिए आप। इंट्रोडक्शन होता है पहले, समझ गया मैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर उसके 5-7 पेज, 6-7 पेज लिखने होते हैं कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन में। यस, और इंट्रोडक्शन लिखने नहीं है, इट वुड बी टाइप्ड, टाइप कराने हैं। अच्छा, तो वो इंट्रोडक्शन में आपको करने हैं, कराने नहीं आप ही करेंगे। हाँ, वो 5 पेज करने। अच्छा 5, 6, 7, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, ओके मैडम। ठीक है, उसके बाद 25, 30, 35 कितने भी पेज आप लिख सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो सेकंड चैप्टर होता है। सेकंड चैप्टर का क्या नाम रखें? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू हाँ, समझ गया मैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नहीं लिखो, प्रोजेक्ट ही है सारा, कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी। फोर्थ चैप्टर होता है आपका मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी, या रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, कुछ भी कर मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। हाँ, फिर फिफ्थ और दूसरा काम क्या कहें इसको? मटेरियल डिजाइन भी कहेंगे? रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, कुछ भी लिख लीजिए नाम। ओके। उसके बाद 5वां चैप्टर है आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। उसके बाद है आपका 6th चैप्टर है समरी एंड कंक्लूजन। समरी एंड कंक्लूजन। हाँ, उसके बाद है आपका 7th चैप्टर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, जहाँ से मैंने मटेरियल कहते हैं, रेफरेंसेस कह लीजिए, बिब्लियोग्राफी कह लीजिए, एक ही बात। हाँ, एक ही बात है, बिब्लियोग्राफी। उसके बाद आपका अपेंडिक्स होता है एंड में। अपेंडिक्स, उसमें क्या लिखेंगे? क्वेश्चनर लगाएंगे जिसपे आप काम करेंगे, या कुछ और ऐसा कोई एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं जो आप यूज करते हो, या एक्स्ट्रा कुछ किया है थीसिस में, वो सारा अपेंडिक्स में चला जाता है। अपेंडिसेस में, हाँ ठीक है। तो आपको पहले कुछ मन में सोचना है कैसे करना है, फिर आपको उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको लिखना भी शुरू कर देना है ना, कॉपी पेस्ट करना है। उसके साथ आपका सेकंड चैप्टर जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो बनना शुरू हो जाएगा, और साथ में आपके रेफरेंसेस वाला चैप्टर 7th चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा, और आपका 3rd चैप्टर भी बनना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही आप रिव्यू कंसल्ट करेंगे ना, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिल जाएगी अपने थीसिस के लिए, और एम सेट करने के लिए भी मिल जाएगी। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको क्वेश्चनर बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कैसे कैसे क्वेश्चनर बनाने हैं। ठीक है, तो फिर आपको फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी।
फिर जैसे ही आप 70-80 लोगों पे काम करेंगे ना, 35-40 लोग केसेस होंगे और 30-35 लोग कंट्रोल्स भी होंगे, 60-70-80 लोगों पे आपको काम करना, 40-50 लोग अलग से, 35-40 अलग से, इस तरह से कुछ एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। तो जब उनका डेटा आ जाएगा, फिर आप उसको एक्सेल शीट में फिल करेंगे, सारा डेटा है, स्टैटिस्टिशियन को देंगे या आप खुद स्टैट लगाएंगे या कुछ भी, थोड़ा बहुत हेल्प लेनी पड़ जाती है, ठीक है, तो क्योंकि वो सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंस। फिर आप उसको टेबल ग्राफ बनाएंगे, फिर आप देखेंगे जो आपने केसेस लिए, कंट्रोल्स दिए, उसमें कुछ डिफरेंस है, क्या आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, जो आपने स्टडी प्लान की थी, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो क्वेश्चन बनाया था, उस डेटा में से क्या निकल के आ रहा है, उन पॉइंट्स की आप समरी बनाएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। सो इस सारे में फिर 7 चैप्टर आपका रेफरेंसेस का हो जाएगा और पीछे क्वेश्चनर लगाएंगे। फिर मैं आपको एनेक्स्चर्स भी एक्नॉलेजमेंट होती है, कंटेंट पेज बनते हैं कि कितने से कितने इंट्रोडक्शन का पेज था फर्स्ट चैप्टर, कितने कितने सेकंड चैप्टर है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो कंटेंट जैसे एक बुक में होता है। सो दिस वुड, और ये इसकी 3 कॉपी थीसिस बाइंड होंगी, एक गाइड को देनी होती है, एक आपकी होती है, एक आप भेजेंगे। हेलो, एक गाइड की होती है कि यूनिवर्सिटी में जाएगी, एक हमारी। हाँ जी। अच्छा, तो जो गाइड हमें लेना पड़ेगा कोई? मैं बैठी हूँ अभी तो आपके पास। हेलो मैम, जो गाइड करता है वो गाइड होता है बस। अच्छा मैडम, ठीक है। अगर आपका नाम? कोई और अलॉट हो जाएंगे इग्नू की तरफ से, तो आपके एरिया में, तो या हो सकता है आपके स्टडी एरिया में हो, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। हम जनकपुरी रहते हैं मैडम, आप? मैं चंडीगढ़ में हूँ सर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से आपको, हाँ नहीं, आप ऑनलाइन लिखिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, देन आल्सो आई विल बी गोइंग टू हेल्प। अगर आपको नहीं है तो आप दिल्ली के, जनकपुरी तो दिल्ली में है, वहाँ स्टडी सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ कोई ना कोई आपको काउंसलर मिल जाएगा। नहीं तो मुझे भेजिए, मैं आपको चेक करती रहूंगी। आपने मुझसे डिस्कशन करनी है, अभी DNHE 4 की क्लासेस लगती रहेंगी, उसमें भी होना है, ठीक है। तो अभी मैं कल से थीसिस डिस्कस कर रही हूँ, अभी DNHE 3 खत्म करके देन वी विल बी गोइंग टू शिफ्ट ऑन DNHE 4। ये मैंने पहले शुरू करा दिया ताकि आप लोगों की सेंसिटाइजेशन हो जाए, आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें, ताकि टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल, मेथोडोलॉजी कुछ फाइनलाइज होनी शुरू हो। आई रियली वांट कि जब तक DNHE 4 की क्लासेस फिनिश होती हैं तो आप लोगों का काफी काम थीसिस का शुरू हो जाए, तो आपकी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। हेलो, हाँ मैम, रुक तो सही। हेलो, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम, जैसे कि आप ये बता रहे थे थीसिस के बारे में, तो जैसे कि हमारा जैसे सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया कि एनीमिया के ऊपर मुझे थीसिस करनी है फॉर एग्जांपल, तो एनीमिया के उसमें रिसर्च एंड डिजाइन में हम क्या ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप सर्च करना शुरू कीजिए। आपका अभी तक का वर्ड आपका है एनीमिया, ठीक है। सर्च इंजन में कीवर्ड्स डालेंगे तो ही पता चलेगा ना। एक हो गया एनीमिया, तो किसमें लेना है? फीमेल्स में ज्यादा चेक करेंगे, एनीमिक ज्यादा फीमेल्स होती हैं। कौन सी फीमेल्स लेनी है? प्रेग्नेंट फीमेल्स, या बड़ी एज की फीमेल्स है, या यंग फीमेल्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। और वो लेके आप पेपर सर्च करने शुरू कीजिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनना शुरू हो जाएगा आपका, बिब्लियोग्राफी बननी शुरू हो जाएगी, उससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प होगी, ठीक है। अनीमिया पे काम कीजिए, कोई चक्कर नहीं है। अनीमिया बहुत अच्छा। और थोड़ा सा डेफिशिएंट फीमेल्स भी आपको ढूंढनी पड़ेंगी, और ऐसी फीमेल्स भी जो डेफिशिएंट नहीं होंगी, बस एज ग्रुप सेम होना चाहिए। या ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिया में है जहाँ से एनीमिया के कारण वो सिकल सेल का भी प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या ले सकते हैं? जेनेटिक डिजीज हो गई सर, आप या तो सिंपल अनीमिया लीजिए या सिकल सेल अनीमिया लीजिए। ओके, यानी तो स्पेसिफिक है के लिए वो जेनेटिक डिजीज, सिकल सेल इज अ जेनेटिक डिजीज, सिंपल एनीमिया इज अ सिंपल एनीमिया, बिकॉज वो जो सिकल सेल है वो आयरन लेने से इतनी जल्दी क्योर नहीं होता है, उसके लिए डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन जो सिंपल एनीमिया होता है उसमें तो अगर आप आयरन देना ठीक से शुरू कर दें और आयरन की एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाए विद द हेल्प ऑफ द विटामिन सी आल्सो, तो वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। यस, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। सो डिपेंड करता है कि किसे आपने मिक्स नहीं करनी है, और आपको ऐसी फीमेल्स पे आपने काम करना है, तो आपको ऐसी, अगर सपोज आप 25 से 40 एज तक की आप एनीमिक फीमेल्स ले रहे हैं, तो आपको 25 से 40 तक की फीमेल्स कुछ ऐसी भी लेनी पड़ेंगी, क्वेश्चनर फिल करना पड़ेगा, जो अनीमिक नहीं है। जी मैम। 35-40 फीमेल ऐसी और 25-30 फीमेल कम से कम ऐसी जो अनीमिक नहीं है। तो ये केस कंट्रोल स्टडीज है, सर्वे बेस्ड स्टडीज है, क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा अनीमिया पे। जी मैम। तो मेरे पास ऑलरेडी है भी है, अनीमिया पे लोगों ने काम किया है। अगर आपको क्वेश्चन जो भी आप सब लोग पूछ सकते हैं मुझसे,
सो काफी लोगों ने डायबिटीज, काफी एनीमिया है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ऐसे पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ही सीनियर्स है ना जो करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अलग भरेंगे तो आपका डेटा फर्क होगा। जी मैम। काफी तक है, पर हर बार हम ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके सीनियर्स या पहले लोगों ने ऐसा कर लिया है तो उसमें आप और कोई क्वेश्चनर और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपका अपना दिमाग है, आप अपने दिमाग से कुछ क्वेश्चंस तो सिमिलर ही रहते हैं, आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने उसके अकॉर्डिंगली कर लें, मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली, अपने एरिया के अकॉर्डिंगली, या फिर अपनी अपनी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, यानी कोई डिजीज स्पेसिफिक कोई डिजीज को ले सकते हैं मैम, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके मैम। एनी डिजीज, पर उस डिजीज के क्वेश्चनर फर्क होगा, कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, बाकी क्वेश्चनर फर्क होगा, क्योंकि सर्वे बेस्ड स्टडी है, तो आपको सर्वे किस पे करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पहले से फॉर्म करने हैं, जो जितने क्वेश्चनर फॉर्म करके रखेंगे वही तो क्वेश्चनर होता है ना। यस मैम। और जब आप वही क्वेश्चंस एक डिजीज वाले पर्सन से पूछेंगे और उसी एज के वही क्वेश्चंस आप ऐसे उसी एज के विदाउट पर्सन से डिजीज। पूछेंगे विदाउट डिजीज, तो उसके आंसर्स फर्क होंगे, इसके आंसर्स फर्क होंगे, वही फिर डेटा एनालिसिस हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा। और कंपैरिजन जो है हर पैरामीटर का होगा, जितने भी आप पैरामीटर्स लेंगे, और वो जो कंपैरिजन होगा, जो डिफरेंस आएगा, वो बस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आना चाहिए, तो ही आपकी स्टडी की कोई वैल्यू है। मैडम, मैं ये जो 2 दिन से आपको जो समझ रही हूँ, तो मुझे जो थीसिस लिखना है, पहले तो मैं वो माइंड क्लियर करूंगी, और दूसरा मुझे सबसे पहले क्वेश्चन तैयार करने, बराबर ना? बिल्कुल, क्योंकि जो क्वेश्चनर है वही तो डेटा है, वही तो डेटा जनरेट करना है ना आपको, फिर आप कंपैरिजन किसका करेंगी? राइट, ओके, वही तो है। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैं थीसिस में हार्ट डिजीज सिलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। पर उसका क्वेश्चनर फर्क होगा, आप अपने हिसाब से क्वेश्चनर बनाइए, अपने हिसाब से लिटरेचर लिखिए, क्या करना चाहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, किस एज के बच्चों पे या किस एज के मेल पे, फीमेल पे, किस एज पे, ओल्डर एडल्ट्स पे, किस पे करना चाहते हैं वो भी मेंशन कीजिए। ओल्डर एडल्ट्स में करना चाहती हूँ। हाँ, फिर लिटरेचर आपका वैसा सा ही होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन भी वैसी सी होगी, क्वेश्चनर भी वैसा सा बनेगा। ठीक है। रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज करना चाहती हूँ। रिवर्सल? हाँ। तो वो फिर किससे करना चाहती हैं, एक्सरसाइज से या डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या फिर मेडिकेशन? डाइटरी से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप कह सकती हैं उसको, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आएंगी, अकेली डाइट से होता नहीं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को हम स्किप नहीं कर सकते। आप एज ए डाइटिशियन जब भी आप बनेंगे ना, तो आप प्लीज अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, आपने किसी को भी डाइट ऐसी सी नहीं देनी है कि आप ये कहें कि जी हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी, हिलना भी नहीं है, डाइट से ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी को आप स्किप कभी नहीं कर सकते, करना भी नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम, ये असाइनमेंट जो है ये ऑनलाइन जमा कराना है या लिख के स्टडी सेंटर पे, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं ना? कोशिश ये है आपकी, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको लिखनी है हैंड रिटन, उनकी पिक्चर्स क्लिक कीजिए, आके क्वेश्चनर लगाइए और अपने एनरोलमेंट नंबर की, फिर उसको कंबाइन करके पीडीएफ बना के ऑनलाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज आपका कोर्स ऑनलाइन है। अच्छा, और ये प्रोजेक्ट भी, दोनों चीज, प्रोजेक्ट भी लिख के हाथ से टाइप करवाते हैं? लिखना नहीं होता है, वो टाइप करना है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, इसलिए पूछता था क्योंकि मैं दिल्ली से, मेरा ओडीएल वाला कोर्स है, तो ये ऑनलाइन भी दोनों थे मोड, उसमें ऑनलाइन जमा भी करा सकते हैं, स्टडी भी। हाँ, क्योंकि आपका डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन भी है, डिस्टेंस लर्निंग है, ओडीएल तो दोनों तरह का आपने ऑप्ट किया है, तो आप दोनों तरह से किसी भी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है आप फिजिकल मोड में फिर आप असाइनमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। हाँ, और प्रोजेक्ट भी वो टाइप करवा के फिर उसको वहीं साथ में। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर। हाँ जी, कोई है तो क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई एम देयर ओनली। हाँ जी, ये सतिंदर पाल जी कहाँ है? बड़ा क्वेश्चन। यस मैम, आई वांटेड टू। गौसिया जावेद जी पूछ रहे हैं कि जी फूड एलर्जीज पे बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट टॉपिक बिल्कुल ले सकते हैं, आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स उसी हिसाब से आपका होगा, बिल्कुल
एंटीऑक्सीडेंट जो मल्टीविटामिन होते हैं ये दे आर आल्सो वर्किंग एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ जी सतिंदर पाल जी ने, हाँ जी फ्री रेडिकल्स यस एंटीऑक्सीडेंट, सतिंदर पाल जी ने पूछा, बिल्कुल पूछा, बिल्कुल ले सकते हैं सर। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज आप किसी में भी ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी हैं, फूड बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या फिर आपका कुछ भी कर सकते हैं आप बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स पे। आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इज अ कॉमन वर्ड, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं दे आर आल्सो वर्किंग एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है हाँ जी हेलो मैम। संध्या जी, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी मैम, मैं थायराइड पे करना चाहती थी, बिल्कुल तो थायराइड प्रॉब्लम से, हाँ बिल्कुल तो उस पे बना सकते हैं? बिल्कुल मैम, आपको थायराइड के सैंपल लीजिए आप, ठीक है, मतलब हाँ सैंपल नहीं जी, लेने हाँ हैं, जी, मतलब क्वेश्चनर बनाइए थायराइड की प्रॉब्लम्स का। मेन आप नेम, सेक्स, एज, यस बीपी, मैम, बायोकेमिकल, वेस्ट हिप रेशो, वेस्ट हिप, उसकी मेजरमेंट्स, बीपी की मेजरमेंट्स है ना, हाइट, ये सब लीजिए, बीएमआई हाँ जी, कैलकुलेट कीजिए, और फिर डाइटरी पैटर्न्स पे चलिए, फिर हार्मोन्स की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, और जो थायराइड के क्वेश्चंस है वो ऐड करने पड़ेंगे आपको। ठीक है हाँ जी, हाँ जी, ठीक है अगर आप मैम, एज ग्रुप कोई भी ले रही हैं तो उसी एज ग्रुप में, या फीमेल्स ले रही हैं तो आपको फीमेल्स उसी एज हाँ ग्रुप जी, में कंट्रोल्स भी लेने पड़ेंगे जिनको थायराइड नहीं है, क्योंकि द सेम क्वेश्चनर यू वुड बी गोइंग टू फिल फ्रॉम द थायराइड पेशेंट्स एंड फ्रॉम द हाँ नॉन जी, थायराइड पेशेंट्स, तो आपका डेटा वैसे ही डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, यू कैन ठीक, ऑल। ओके मैम, ठीक है, आप क्वेश्चनर बनाइए, गेट इट चेक फ्रॉम मी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा हाँ लीजिए, तो जी, ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, गेट इट चेक फ्रॉम मी। जब आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और क्वेश्चनर बन जाएगा ना, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड ऑल वो, और इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं आती है, देन बस उसके बाद फिर आपको डेटा जो भी आप फिल करके लाते हो क्वेश्चनर, उसका स्टैट लगा के देन रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, बट इसको टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर वही रह जाता है बस। हाँ अगर आपका क्वेश्चनर और ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, उसके बाद का एम सेट हो गया, फिर सब हो जाता है, क्योंकि फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है ठीक है, कि आप किस डायरेक्शन में अब चलना है। नाउ यू आर हाँ गोइंग जी, नॉट, जो क्वेश्चनर्स सोचे थे, जो क्वेश्चन सोचे हैं उसका एक क्वेश्चनर बना लिया, वही क्वेश्चन पूछने हैं। समटाइम्स क्या होता है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट टॉकिंग टू एनी पेशेंट ना, आप यू आर आस्किंग दी क्वेश्चंस, बात करते करते वो कुछ और बता देता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इनटू योर स्टडी, तो वो भी नोट कर लीजिए। ये नहीं है कि हाँ आपने वो क्वेश्चनर बनाया नहीं था, तो वो लेटर स्टेज पे उसको ऐड कर दीजिए क्वेश्चनर को, वो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी, फॉर एवरीवन। क्योंकि समटाइम्स ना आप अपने हिसाब से बना लिया, हमने पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, हमने क्वेश्चनर बना लिए। समटाइम्स क्या है कि हमें जितनी समझ होती है हम सब बना लेते हैं और सब लिख लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं, जब उसका डेटा ले रहे होते हैं, एंड देन वो कुछ ऐसा बताता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा आपको लगता है यार ये चीज भी ऐड की जा सकती है, ये भी इसका है, ठीक है ना, तो उसको भी लिख लीजिए। इवन इफ यू डिडंट एडेड इन क्वेश्चनर तो क्या दिक्कत है, उसको डेटा को में यूज कीजिए, वो आपका रॉ मटेरियल होता है, क्वेश्चनर जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल होता है, एंड यू कैन यूज इट इन एनी वे बाय यूजिंग द स्टैट्स एंड ऑल, उसको आप दिखा सकते हाँ हैं। जी, और मैम कितने, हाउ मेनी पर्सन्स हैव टू बी इंक्लूडेड देखिए मैंने स्टडी करने के लिए? 70 to 80 तो बोले ही हैं, 35-40 आप केसेस हाँ जी, लीजिए, कम से कम 30-35, 5-7 कम हो जाते हैं कंट्रोल में, इक्वली केसेस एंड इक्वली कंट्रोल लेने होते हैं, एज सेक्स मैच लेना होता है। ये हाँ नहीं जी, है कि आपने 35 से 40 तक के आपने थायराइड वाले पेशेंट लिए हैं और जो कंट्रोल्स हैं आपने 25 से 30 के लिए लिए। नो, द एज ग्रुप वुड बी सेम फॉर द कंट्रोल्स। अगर फीमेल्स पे काम कर रही हैं तो कंट्रोल्स में उसी एज ग्रुप की फीमेल्स होंगी, एरिया भी सेम ही ठीक होगा। है, ये नहीं है कि यहाँ से आप ले रहे हैं केसेस और गुजरात से ले रहे हैं कंट्रोल्स, तो एरिया बहुत फर्क। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी मेंशन करना होता है जिस एरिया में लोग रह रहे होते हैं, बिकॉज पता क्या होता है, उसी एरिया में वो सेम टाइप का खाना खा रहे होते हैं, सेम टाइप का पानी यूज कर रहे होते हैं, सेम टाइप का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो वो चीजें तो जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो तो सिमिलर होती है ना, उसी एनवायरनमेंट में रह के एक को थायराइड हुआ है, एक को नहीं हुआ है, तो यू आर लुकिंग फॉर दोस फैक्टर्स, तो ठीक है, बाकी चीजें तो सेम होनी चाहिए ना। हाँ जी, ठीक है, मैम ऐसा करेंगे क्या कि मीन्स थैंक यू। 30-35 थायराइड का लेंगे और 30-35 अराउंड नॉन थायराइड लेंगे, ऐसा इक्वल में? हाँ 5-7 कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर कोशिश ये करो इक्वली लो कंट्रोल्स एंड केसेस। ओके, जितने कंट्रोल्स लिए उतने केसेस लीजिए, ठीक है, जिस एज ग्रुप के लिए वही एज ग्रुप लीजिए, जिस एरिया से लीजिए वही एरिया लीजिए, जिस सेक्स के लिए मेल या फीमेल के लिए वही आप लीजिए, ठीक है,
तो तो मैम एज लिमिटेड ही लेनी हो रहेगी, मीन्स जैसे 20 to 40, मतलब ऐसा नहीं है, अपन ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 40 to 60 70 तक भी? आप लीजिए अगर ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा फिर आपका चला जाएगा, ठीक है? तो रिजल्ट्स निकल के नहीं आते हैं। देखिए, अब मैं आपको वैसे बताती हूँ, साइंटिफिकली सोचिए, अगर आप 30 to 40 वाले ले रहे हैं कि थायराइड के, और उसी में आप 50 to 60 वाले इंक्लूड कर रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि 30 to 40 वाला पर्सन और 60 to 70 वाला पर्सन का जो एज का जो बॉडी का बायोकेमिकल एंड अदर थिंग्स होते हैं वो सारी सेम होती है? उसमें वैसे ही हार्मोन इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, डीजेनरेशन बॉडी की चल रही होती है ना? एक यंग पर्सन के साथ आप उसमें पता नहीं किस चीजों की वजह से थायराइड हुआ है, और यंग पर्सन को किसी और रीजन की वजह से हुआ होगा। तो आप इतना वाइड मत लीजिए। तो मैम मैम एक फिर 40 लोकेलिटी को लोगों ले को लिया या जाए। इतने लोगों को ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। यही तो है रिसर्च। तो आप थोड़ा सा 30 to 50 ले लीजिए, मैम पर 70 80 ये नहीं ले चलेगा। 60 to 70 वो, क्योंकि आप ओके 30 साल के 40 साल के बंदे को आप 60 इयर्स वाले केस में भी आप रख रहे हैं। देखिए, 20 साल का डिफरेंस एज का बहुत फर्क होता है। उसके रीजंस कुड बी डिफरेंट, उसके रीजंस ऑफ हैविंग द थायराइड वुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जाएंगी चीजें। हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो आप मिक्स मत कीजिए ना, हम एक चीज पे चलें तो ज्यादा अच्छा है। इतना एज डिफरेंस का 20-20 30-30 साल का डिफरेंस एक ही केसेस में मत डालिए। ओके, थैंक यू मैम। 5 से 10 हेलो साल मैम। का ग्रुप इज ओके, मान लिया फिर भी, बट अगर एक ही केसेस में ही आप 20-20 30-30 साल का एज का फर्क है, 30 साल का बंदा भी ले रहे हैं, एक 60 साल का बंदा भी ले रहे हैं विद द सेम प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा ना रिजल्ट्स में आप समझ सकते हैं। संध्या जी, आप डॉक्टर हैं ऑलरेडी, आप समझ सकते हैं कि 30 हाँ साल जी, के बंदे को भी हाँ जी, थायराइड है और एक हाँ 60 जी, इयर्स वाले को भी थायराइड है, तो हाँ द जी, 60 इयर्स वाले एज वाले को द रीजन कुड बी डिफरेंट, हाँ जी। है ना? सो वी हैव टू हेलो मैम। सिलेक्ट अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी ले लें और हाँ, उस एक लोकेलिटी में में जाके। हाँ, आप हाँ एक जी, लोकेलिटी, एक शहर ले लीजिए। हाँ जी, लोकेलिटी में हेलो मैम। करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स वेरी हेलो नाइस। मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ शालू जी, हाँ जी। मैम मेरा हिंदी मीडियम है, थैंक यू मैम। सो कैन आई सबमिट प्रोजेक्ट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? ऐसा नहीं है, तो नहीं है। हिंदी है तो आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा। बीच बीच में कई लोग लैंग्वेज या कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर लेते हैं, दैट वुड बी ओके, बट हिंदी वाले हिंदी में ही करते हैं जब आपने ऑप्ट हिंदी में किया है तो। ओके ठीक है मैडम, ऐसे मैडम मस्ती में पूछ रही हूँ कि अगर एग्जाम्पल लो मैंने थायराइड या एनीमिया कोई टॉपिक लिया तो जो भी मिले उससे पूछते रहने का कि आपको थायराइड है, आपको थायराइड है, ऐसे। वो आपका जब तक आपका थीसिस नहीं होता, आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे घूमना चाहिए, जो बोलता है उसको फटाफट, जैसे कोई बोला उसका क्वेश्चनर फिल कर लीजिए, सिंपल। ओके। अगर आपको लगता है कि ये मेरे केसेस के साथ का केस कंट्रोल लग रहा है, ठीक है, ये एज ग्रुप है सेम है, पर ये बंदा थायराइड तो नहीं, बट ये मेरे कंट्रोल हो सकता है, तो उसका कंट्रोल का भर लीजिए। मैडम, हाँ जी। reversal of heart disease by change in lifestyle and diet, सैंपल साइज कितना होना चाहिए? वही सेम सबके लिए, 35-40 है और 30-35 सेम सेम। 30 सेम अगर आप सेम। केसेस ले रहे हैं 30 ही कंट्रोल्स लेंगे, 40 केसेस ले रहे हैं तो 40। हाँ, 5-7 का फर्क ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट इससे ऑलमोस्ट नंबर जो है वो काफी हद तक सेम होना चाहिए। जी मैम, थैंक मैम यू एक मैम। चीज और बता दीजिए प्लीज कि जो अपन कंट्रोल वाले लेंगे हम लोगों को, वो कंट्रोल जैसे अगर किसी को थायराइड है तो उसने कंट्रोल कर रखा है वो लेंगे, या जो नॉर्मल है वो वाला लेंगे? कंट्रोल ना, नॉर्मल लेंगे जिसको थायराइड का ऑनसेट नहीं है। जो थायराइड कंट्रोल कर रखा है वो आपका केस होगा, वो ओके, थैंक। मेडिकेशन से कंट्रोल हुआ, वो केसेस में लोगे आप। नहीं मैम, विदाउट मेडिकेशन अगर किसी ने देन कंट्रोल ऑल्सो, अपना लाइफ देन स्टाइल से ऑल्सो वो किया है तो? केस है, नहीं वो केस है, वो ओके कंट्रोल नहीं है। ओके। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। सो विल मीट ऑन नेक्स्ट वीक, सो आई होप दैट यू वुड बी वर्किंग हार्ड। सो विल बी गोइंग टू डिस्कस DNHE3-2। आज हुआ नहीं है, वैसे मैंने सोचा था विल डिस्कस लिटिल बिट DNHE3-2, ठीक है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी हम पढ़ ही रहे हैं। थीसिस करना इज ऑल्सो मैंडेटरी, बिकॉज थीसिस में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पढ़ तो फिर भी लेते हैं ना लोग DNHE3, बट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई विल बी लाइक, कल पढ़ाया था, आज तो मैंने DNHE3 बिल्कुल नहीं लिया, सो इट्स ओके।
स्टार्ट वर्किंग ऑन द थीसिस एंड बिटवीन आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, डाल दीजिए बीच में, मुझे ग्रुप में डाल के, मेरे इंडिविजुअल पे आप डाल दीजिए अपना नाम लिख के कि हम DNHE ओल के हैं, वी हैव सिलेक्टेड दिस मच ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमने बना लिए हैं, ये क्वेश्चनर है, प्लीज इसको मैं साथ की साथ कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो मैं आपको करके रिवर्ट करूंगी so that you can actually start doing. Okay, so we'll be going to meet on next Saturday 6 PM. आज भी यहाँ actually the weather is so bad, लाइट नहीं थी एक्चुअली हमारे ना यहाँ चंडीगढ़ में, सो तो 2 दिन से 3 दिन से कॉन्टिन्यूस बारिश चल रही है, अभी 2-3 दिन और है, सो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ज्वाइन, क्योंकि इंटरनेट का वो कनेक्शन ना थंडरस्टॉर्म से थोड़ा सा हो गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने आज सेटल किया, तो देन आई ज्वाइंड, मुझे लग नहीं रहा था कि आज हो पाएगा क्योंकि जो तारे और वो बहुत ही गड़बड़ हो गया था, बट एनी हाउ एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट थीसिस ऑल्सो, और इन बिटवीन भेजना मैंने इसीलिए, पता है आपको, ये मेरा पर्पसफुली मैंने किया कि पहले DNHE की बजाय, ताकि आप ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत आना शुरू हो जाएगा ना व्हाट्सएप पे चेकिंग के लिए, एंड आई वांट कि जितनी भी क्लासेस अभी रहती हैं उसमें मैं ना जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवर्ट करूं, क्योंकि जब व्हेनेवर आई विल बी लाइक ऑन करती हूँ मैं क्लास एवरी सैटरडे एंड संडे, तो पर्सनली भी अगर कोई है तो उसमें मैं वो बात बता पाऊँ, आप मुझे भेजेंगे, मैं चेक करूंगी, तो उसमें भी मैं मैसेज में नहीं भी अगर बताती हूँ या थोड़ा बताती हूँ तो मैं सभी को वो क्लास में नेक्स्ट वीक बता सकूं, सो दैट, ठीक है, along with we'll finish the DNHE 3-2, ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीकेंड, वीकेंड तो खत्म हो गया, Thank you, ma'am. Bye. Sandhya ji, always you can call me, you can come because you are from Chandigarh, very near, so you can always Yes, come. Okay. हाँ जी. Thank Okay. you. Anybody from nearby places, you can always come and meet me. No problems. Along thesis के लिए आपको जहाँ भी दिक्कत आती है, so I'm always ready. You can call me, you can have appointment, and then you can always meet me. Thank you. Thank you. Thank you ji. Enjoy your evenings, and we'll meet definitely on next week. Stay blessed and keep healthy and start working on nutrition. Okay. Okay. Thank you. Thank you.